चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो ना वी एस कोड डाउनलोड एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया था क्लास के दौरान ही। तो आज से इंशाल्लाह ना हम एनाकोंडा और वी एस कोड पे ही कोडिंग करेंगे। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? नेस्टेड इफ पढ़ा था ना, शायद नेस्टेड इफ पढ़ा था। हाँ, नेस्टेड इफ हो गया था। अच्छा सॉरी, आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ पढ़ेंगे। और इसके अलावा चलें, आज जो है हम इंशाल्लाह ताला ये मल्टीपल इफ्स और स्ट्रिंग्स और ये फॉर लूप इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखेंगे। चलें, अच्छा देखिए मल्टीपल इफ में क्या होता है। मल्टीपल इफ के अंदर जो सिंटेक्स है ना वो सिंपल इफ हो गया या नेस्टेड इफ हमने जो देखा था, बिल्कुल सिंटेक्स तो उसी तरह का है। ठीक है, बस मल्टीपल इफ में ये होता है कि हम इफ को ना, इफ जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है उसको मल्टीपल टाइम्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कर रहे होते हैं, सेवरल टाइम्स लिख रहे होते हैं। अब आपको अगर मैं पीछे लेके चलूँ, हमने पढ़ा था सिंपल इफ एलिफ एल्स। उस पर हम क्या करते थे, सबसे पहले इफ लिखते थे, उसके बाद और कंडीशंस को हैंडल करते थे एलिफ की मदद से। जैसे 5-6 कंडीशन हमने उसको एलिफ से हैंडल किया, फिर लास्ट कंडीशन को हम एल से हैंडल करते थे। सही है, उसके सिनेरियो क्या होता था कि भाई ऊपर से जब हायरार्की चलता स्टार्ट होती थी ना, तो अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसके नीचे वाली कंडीशन हमारी चेक नहीं होती थी। उसके नीचे वाली कंडीशन चेक नहीं होती थी। समझ पा रहे हैं बात को? अब लेट सपोज मैंने 10 कंडीशन लिखी है, एक उसमें इफ है, रिमेनिंग जो है वो 8 है और सबसे लास्ट वाली एल्स है। टोटल 10 हो गई। लेट से कि थर्ड वाली कंडीशन जो एलिफ से लिखी हुई है मैंने, वो अगर ट्रू हो जाती है तो क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर की जो दो कंडीशन है वो तो चेक हुई है, लेकिन थर्ड कंडीशन जो है ना उसके नीचे वाली कंडीशन आपकी चेक नहीं होंगी। मतलब एक मतलब कोई कंडीशन ट्रू हो जाए इफ एलिफ के अंदर, तो फिर उसके नीचे जितनी भी कंडीशन क्यों ना लिखी हुई है वो चेक नहीं होती। ये इफ एलिफ एल्स है। मल्टीपल इफ में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो सिंटेक्स होता है ना मल्टीपल इफ का, ये इन्फोर्स करता है, यानी मतलब हम जो भी कंडीशन लिखेंगे ना वो लाजमी चेक होगी, हर कंडीशन चेक होगी, भले ही ऊपर की कंडीशन ट्रू हो और नीचे की कंडीशन फॉल्स हो। मतलब जैसे मैंने 3 इफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, इमेजिन करें सबसे टॉप वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, सेकंड कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ऑल्दो कि ये फॉल्स हो जाए या ट्रू हो जाए सेकंड कंडीशन, उसके बावजूद भी क्या होगा, थर्ड वाली कंडीशन हमारी चेक होगी। मतलब ऊपर वाली कंडीशन पे हमारा ये जो मल्टीपल इफ डिपेंड नहीं करता। ऊपर कंडीशन कुछ भी हो, ट्रू मिले उसको फॉल्स मिले, लेकिन अगर हम मल्टीपल इफ्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल इफ्स, मतलब इफ सिंटेक्स का यूज़ करते हुए उसको डिफरेंट टाइम्स लिख रहे हैं, मोर देन वन टाइम उसको हम लिख रहे हैं इफ सिंटेक्स का यूज़ करते हुए, तो आपकी हर कंडीशन कंपलसरी चेक होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसका एक प्रोग्राम करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चले एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं इसका। लेट से हम एक यूज़र से इनपुट लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है सॉरी वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 3 कंडीशन है हमारी, समझिएगा। एक यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर यूज़र से इनपुट लेने के बाद हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो 0 के बराबर है। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन, या वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 3 कंडीशन है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मल्टीपल इफ की मदद से। ठीक है, चलें क्या करूँगा जल्दी से बताएं ज़रा। यूज़र इनपुट, और इसको मैं टाइप कास्ट कर लूँगा हाथ के हाथ।
मुझे लग रहा है शायद कंपाइलर चल नहीं रहा है। खैर अब प्रोग्राम लिखते हैं, हो सकता है जब तक ये चल जाइए, नहीं चला फिर वापसी हमें गूगल कोलैब पे ही जाना पड़ेगा। सही है, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं मैसेज में? ठीक है, ये सिंपल सा इनपुट लिया और उसको हाथ के हाथ टाइपकास्ट करके मैंने यूज़र इनपुट में सेव कर लिया। ठीक है, ये आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी करके। ठीक है, ये सिर्फ इनपुट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा खैर, हमने जो यूज़र इनपुट देगा उसको यूज़र इनपुट नाम यूज़र इनपुट वेरिएबल में ही सेव कर लिया। अब मैंने मल्टीपल इफ का सिंटेक्स यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले हमारी कंडीशन यही थी कि भाई चेक करना है कि वो ज़ीरो के बराबर है जो यूज़र इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चेक करेंगे, सिंपल क्या, हमने यूज़र इनपुट लिखा बराबर है ज़ीरो के। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, योर नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देंगे फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब हो सकता है कि भाई यूज़र का नंबर क्या हो, ज़ीरो से बड़ा हो, ज़ीरो से बड़ा हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं दोबारा से इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से इफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ यूज़र इनपुट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लिखूँ या नहीं लिखूँ? नहीं, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो ऊपर ही हैंडल कर ली है, मैं दोबारा यहाँ पे हैंडल नहीं करूँगा। ठीक है, बस मैं बोलूँगा ज़ीरो से बड़ा हो। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह लिखा और मैसेज प्रिंट कर दूंगा, योर नंबर इज ठीक है, दो कंडीशन चेक हो गई। और लास्ट कंडीशन क्या है हमारी कि सॉरी लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा तो नहीं नंबर इसने एंटर किया, हम ये भी चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से इफ़ का यूज़ करता हूँ, यूज़र इनपुट लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और मैसेज बस सिंपल सा इसको मैं प्रिंट कर दूंगा फिलहाल। सॉरी, ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्या हो गया इसको? चलो यार, आपसी गूगल कोलैब पे ही हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। मसला कर रहा है वो वहाँ पे। VS कोड मतलब हमारी लोकल मशीन में सेव हो जाता है। अब अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑफलाइन, अगर ये इंटरनेट कनेक्शन हमारा गया ना तो फिर हम इस पर पोर्ट नहीं कर सकते, ये मसला होता है। और यहाँ पर इंटरनेट ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन चलेगा, ये बताया ना, सर्वर से कनेक्टेड हो जाता हूँ मैं। हाँ, ये गूगल कोलैब का हम यूज़ करेंगे जब मशीन लर्निंग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब जो गूगल के ये मैं जो गूगल कोलैब जो मैं रन कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं गूगल के किसी कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ, जिसको मैं सर्वर कहा था मैंने लास्ट टाइम। तो ऑफकोर्स ये बहुत हैवी होते हैं, हमारे नॉर्मल जो पीसीज या हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा दर्जा जो है ना ये हैवी होते हैं। तो हमें गूगल क्या करता है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देख रहे हैं रैम डिस्क का ऑप्शन आपको मिल रहा है, हम यहाँ पे जाके बढ़ा सकते हैं इसको। अभी कितनी एलोकेट हुई हुई है हमें,
1 GB हमें रैम मिल रही है और डिस्क हमें जो मिल रही है तकरीबन 107 GB मिल रही है। नहीं, हमारी मतलब टोटल जो मिली हुई है ना रैम हमें 12 मिली हुई है, जिसमें से हम अभी 1 GB यूज़ कर रहे हैं और 107 GB तकरीबन 108 GB के करीब हमें स्पेस मिली हुई है। तो हम इसको ना 1 आवर के लिए हमें गूगल अलाउ करता है कि एक दिन में हम इसकी वालेकुम अस्सलाम हैवी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। वो जो है ना उसके GPUs होते हैं, ये देख रहे हैं T4 GPU हो गया। अभी हम सिंपल CPU यूज़ कर रहे हैं गूगल का। अगर मैं इस पर T4 पे लेके जाऊँगा, ठीक है, तो ये मुझे कनेक्ट करवा देगा उस पर, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए अलाउ है, 24 घंटे में। जब हम मशीन लर्निंग कर रहे होंगे ना, मॉडल ट्रेनिंग वगैरह देख रहे होंगे, तो हमें अगर हम अपनी मशीन को काम लगा देना तो मे बी के वो 3 से 4 दिन ले जाए हमारी मशीन नॉर्मल, ठीक है, Core i5 इस तरह की जो मशीन है हमारी। लेकिन ये वो काम मुश्किल से 45 मिनट 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा इसमें इस तरह करके दे देगा। तो इमेजिन कर लें कितने ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं ये, जिसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे नीड नहीं है, ठीक है, फिर हमें ये V5 उससे भी ऊपर का वर्जन है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी नीड नहीं है, तो अभी ज़रूरत भी नहीं है कनेक्ट करने की। चले खैर, तो ठीक है, अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब नंबर इनपुट करने को बोल रहा है ये। लेट से मैं बारी बारी सारे नंबर डाल लूँगा। अभी मैं फ़िलहाल 0 इनपुट करता हूँ, ठीक है। ज़रा इसका आंसर देखिएगा क्या मिलेगा हमें। मैंने 0 लिखा, ठीक है, इसने क्या दिया 0। हालांकि इसको ऐसा नहीं देना चाहिए था, ठीक है, सही है, ठीक है, सही दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने बात क्या की थी कि भाई सारी कंडीशंस चेक होती हैं। क्या होती है? सारी कंडीशंस चेक होती है। इसको मैं प्रूव करता हूँ। एक अभी ज़रा पहले इसको समझिएगा। अभी क्या हुआ, पहली वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई और ये वाला हमें आंसर मिल गया, ये वाला आउटपुट मिल गया। ये वाली कंडीशन क्या हो रही है भाई? फॉल्स, जब ये आंसर नहीं मिला, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी क्या हो रही है? फॉल्स, आंसर नहीं मिला। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, 0 से बड़ा नंबर लिखता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा 25, तो मुझे योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 वाली लाइन मिल गई, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो मुझे ये वाली कंडीशन का आउटपुट मिल गया, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे -36, तो मुझे ये वाला आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ क्योंकि ये मल्टीपल इफ है। क्या ये मल्टीपल इफ है? तो याद रखिएगा, इफ के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, एल्स का यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। अगर हम दोनों कंडीशन हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ भाई 0 है तो आप शो कर दो 0 है, अदरवाइज आप ये भी शो कर दो 0 नहीं है। भाई बात समझ रहे हैं? यूज़र ने नंबर दिया 0, मैं पहले प्रोग्राम लिखता हूँ इफ़ की मदद से। मैंने कहा भाई अगर 0 है तो शो कर दें कि नंबर आपका 0 है, ठीक है। अगर 0 नंबर नहीं हुआ तो मैं फिर भी कुछ शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एल्स की मदद से करूँगा। वो किसकी मदद से करूँगा? एल्स की मदद से। तो मैं यहाँ पर आया, ऊपर वाली इफ़ के साथ मैंने क्या किया, एल्स लिखा, कॉलन लगाया, और मैं इसी प्रिंट को यहाँ पे कॉपी करके बोलता हूँ योर नंबर इज़ नॉट 0, ठीक है। बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जब हमारे पास कंडीशन ये वाली ट्रू होगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर यूज़र ने 0 नहीं इनपुट किया, उसने कोई भी नंबर दिया, भले स्मॉलर हो या ग्रेटर नंबर हो 0 से, तो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, अब बिल्कुल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबके साथ एल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इन सबके साथ मैं एल्स लिख रहा हूँ ताकि हम उस स्टेटमेंट को देख सकें कि भाई सब कंडीशन इवेलुएट होती है। जब मल्टीपल इफ लिखते हैं तो मतलब क्या है कि सब कंडीशन इवेलुएट होती है, ठीक है। तो मैं आपको वो शो कराना चाह रहा हूँ इस एल्स की मदद से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको सिंपल सा, इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली मैं आता हूँ इधर। अच्छा, ये जो है मुझे लग रहा है ज़्यादा इंडेंटेशन पर है। अच्छा, एल्स में मैंने लिखा सही है भाई। तो अब मैंने क्या किया, हर इफ के साथ एल्स भी लिख लिया ताकि प्रूव हो सके कि भाई हर कंडीशन इवेलुएट होती है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे आके 0 एंटर करता हूँ, सही है। 0 एंटर किया और अब देखिएगा क्या हुआ,
हमारी ये कंडीशन तो क्या हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें वाला मैसेज मिल गया, सही है, एल्स तो नहीं मिलेगा ना, अभी एल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें वाला मैसेज मिल गया और प्रिंट हो गया योर नंबर इज़ 0। लेकिन हुआ क्या कि आगे ये वाली कंडीशन भी चेक हुई, ठीक है, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, 0 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसकी एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और ज़रा देखें सॉरी, क्या मिला हमें, योर नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, एल्स वाली लाइन मिली। मतलब मैं जो बताना चाह रहा था कि भाई हमारी ये वाली कंडीशन भी क्या हुई है, चेक हुई है, ऑल्दो के ऊपर वो ऑलरेडी ट्रू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद, ऊपर ट्रू हो जाने के बावजूद नीचे वाली कंडीशन आपकी इवेलुएट हो रही है, ये वाली कंडीशन भी इवेलुएट हुई है, ठीक है। अच्छा, लास्ट कंडीशन 0 इज लेस देन 0, अगेन फॉल्स। जब ये वाला फॉल्स हुआ तो प्रिंट ये वाला नहीं चला, एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और उसने हमें प्रिंट कर दिया योर नंबर इज नॉट लेस देन 0। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। अगर यही चीज़ मैंने इफ़ एलिफ एल से लिखी होती, ठीक है, क्या होता, इफ़ एलिफ एल से लिखी होती तो क्या होता, क्या बाकी के जो एलिफ होते हैं या एल्स होता वो एग्जीक्यूट होता, नहीं होता, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि आपके पास बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है, और आप उन सब को ही चेक करना चाह रहे हैं, उन सब को ही चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ के ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, ट्रू भी है तो जब भी नीचे वाली कंडीशन चेक करनी है, ऊपर की कंडीशन फॉल्स है जब भी आपने नीचे वाली कंडीशन चेक करनी है, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल इफ्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। कंडीशन ये बताई है, हाँ तो मैं शेयर करना कराना चाहता हूँ मेरी हाँ, कंडीशन तो मतलब क्या कराना चाहते हैं, कंडीशन है तो फॉर एल्स की हाँ, बनी है, उसका जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो मैं शेयर कराना चाहता हूँ उसके अंदर, आउटपुट कौन सा आउटपुट, जो भी मिल रहा है ये तो रन हो रहा है ना सर, हाँ ये तो रन हो रहा है, रन हो रहा है, तो मैं एक वेरिएबल के अंदर ये चीज़ शेयर कराना चाहता हूँ कि ये चीज़ ये चीज़ आप आउटपुट किस चीज़ का बोल रहे हैं, देखिए यहाँ तो हमारे पास कोई ऐसा आउटपुट ही, कंडीशन जो मिली है, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है ना फॉर एल्स की वजह से, हाँ वो वेरिएबल बना हुआ है तो मतलब उधर ही उसमें सेव नहीं हो रहा, सिर्फ रन हो रहा है, नहीं नहीं, आउटपुट आप आउटपुट कौन सा, यूज़र इनपुट की बात कर रहे हैं या आउटपुट से, यहाँ पे आपका क्या आउटपुट है, आप किस चीज़ का आउटपुट आउटपुट, जो मुझे इफ का या एल्स का मिल रहा है, हाँ जो मुझे मिला यूर नंबर इज 0, हाँ मुझे आउटपुट मिला है, हाँ, वो मैं सेव कराना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में, अच्छा वो कैसे करूँगा, ठीक है आप क्या कर सकते हो उसके लिए, फिर आप इस चीज़ को ना उठा के किसी वेरिएबल में सेव कर लें, आप यहाँ पे लिख लें ओपी या कुछ भी करके इक्वल्स टू, ये मैसेज यहाँ लिख लें और फिर आप ओपी को शो करा दें यहाँ पे इस तरह से, ये बोल रहे हैं आउटपुट, ये वाली चीज़ बोल रहे हैं, फिर मतलब जो कंडीशन मैंने बनाई है हाँ। पूरी की पूरी कंडीशन में एक वेरिएबल के अंदर डालना था, उसके अंदर सेव रहे हमेशा, अच्छा वो चीज़ बोल रहे हैं आप, हाँ। ठीक है, वो फिर आपको फंक्शन जैसे में, यूज़र इनपुट डाला हुआ है ना कि हम यूज़र इनपुट के अंदर वो चीज़ हम जो इनपुट दे रहे हैं वो सेव हो रही है ना, वो सेव हो रहा है, इसी तरह मैं इसको फॉर एल्स को भी मतलब सेव कराना चाहता अच्छा हूँ, मुझे आउटपुट मिल जाए। मैं अभी तक आपका क्वेश्चन सही समझ नहीं पाया, लेकिन शायद थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो ये वाला आउटपुट, ये जो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, हाँ, ये सेव कराना चाहता हूँ, ये आपने कहीं सेव करवा रहे हैं, तो आप इसको फिर इसी तरह से करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, या और क्या तरीका हो सकता है उसको सेव करने का, आप मैसेज लिख दें कुछ इस तरह करके, यहाँ पे आप वेरिएबल बना दें मैसेज करके, ठीक है, और क्या होगा आपका मैसेज के अंदर आपका जो मैसेज है वो शो पहले सेव हो जाएगा और फिर आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दें, ठीक है। लेकिन ये जो वो है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको सेव करने का फ़ायदा नहीं है, हाँ जब आप मैं मैथमेटिक्स, इसलिए कराना चाहता हूँ कि कल को मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ ना ये वाली कंडीशन, हाँ कल को नीचे मैं कोई और एल्स की कंडीशन लगा दी फॉर एल्स की बना दूँ तो उसके अंदर ये वाला मैं डाल के वो सेव मतलब, ठीक है, चले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे, लेट्स से कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर कस्टमर आया, ठीक है, और उसने कुछ परचेजिंग करी, ठीक है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करी, और अब जो है ना हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, अभी हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि भाई अगर कस्टमर न्यू है, ठीक है,
तो मतलब अभी रन टाइम में मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, तो लेट से हमने उसकी हिस्ट्री देखी, वो हमें पता चला कि उसने इससे पहले कभी भी शॉपिंग नहीं करी, कार्ट अटैचमेंट वगैरह की मदद से हो पाती है, ठीक है। और ईमेल वगैरह से भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई हाँ इस बंदे ने ईमेल ये वाली लॉगिन करी, तो हमारे पास डेटाबेस में ये ईमेल ऑलरेडी मौजूद है, तो ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक कस्टमर आएगा, ठीक है, और हम चेक करेंगे कि वो कस्टमर किस तरह का है, वो न्यू है या एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है। और खुद से हम फिलहाल इसको कंसिडर कर लेंगे न्यू, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि डेटाबेस तो हम अभी नहीं पढ़ रहे हो, ना ही हमारे पास कोई इस तरह की कोई डेटाबेस मौजूद है, तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, हम कंसिडर करेंगे अगर न्यू कस्टमर है तो क्या करेंगे, हम उसको लेट से जो भी शॉपिंग करी ना उस पर 21% का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। और उसकी जो भी अमाउंट होगी ना, समझिएगा लेट सपोज उसकी 13,000 अमाउंट बनी है, तो उस पर हम क्या करेंगे, 11% जो भी हम अभी डिसाइड करते हैं डिस्काउंट कितना देना है, हम वो डिस्काउंट निकालेंगे और उसको उसकी रिमेनिंग अमाउंट बता देंगे कि भाई आपकी ये रिमेनिंग अमाउंट बन रही है, आपने ये पैसे पे इतनी अमाउंट पे करनी है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। लेट सपोज कि अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें उसको हैंडल करेंगे कि भाई उसको थोड़ा कम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। आप लोग सिनेरियो कुछ भी बना सकते हैं, अभी फिलहाल जस्ट मेरे माइंड में अचानक से आया ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको लेट सपोज 5% या 5.7% को जिस तरह करके डिस्काउंट देंगे। न्यू वालों को हम ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बार बार हमारी वेबसाइट विजिट करें, और जो पुराना एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको हम थोड़ा कम देंगे, क्योंकि वो लेट से कि वो हमारा एक क्या बोलेंगे उसको, अच्छा कस्टमर बन चुका है, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर वर्ड होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हाँ लॉयल कस्टमर बन चुका है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा कम डिस्काउंट देंगे, न्यू वाले को थोड़ा ज़्यादा देंगे ताकि वो हमारे पास आज बार बार आ सके शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो आपका अब जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर से ही मालूम कर लेता हूँ ठीक है। क्या करता हूँ, मैं कस्टमर से ही मालूम कर लेता हूँ, वरना इसका फ्लो यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही यूज़र आपका आएगा वेबसाइट पे और वो लॉगिन करेगा ना वेबसाइट को, तो डेफिनेटली वो अपनी ईमेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और हम उस ईमेल की मदद से पीछे डेटाबेस से मैच करेंगे कि हमारे पास उस तरह की ईमेल हमारे पास रिकॉर्ड्स में मौजूद है, पुराने वाले या नहीं। अगर मौजूद होगी तो हम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो कस्टमर कैसा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है। और अगर उसकी ईमेल हमें नहीं मिलती, ठीक है, उसकी ईमेल नहीं मिलती, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको खुद से ही, मतलब डेटाबेस वाली जब सिनेरियो को समझेंगे तो खुद से ही उसको न्यू कस्टमर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटाबेस का कोई काम नहीं है, तो हम इसको फिलहाल क्या करते हैं, यूज़र से ही पूछते हैं कि भाई आप किस तरह के यूज़र हो, न्यू हो या एग्जिस्टिंग हो। समझ रहे हैं बात को, तो यूज़र बता देगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ और मैसेज लिखता हूँ, अपलोड करेंगे ना जी बिल्कुल। सही है भाई। तो कस्टमर टाइप में क्या किया मैंने यूज़र से ही इनपुट ले लिया, कस्टमर से इनपुट ले लिया कि वो हमें बता दे कि भाई किस तरह की उसकी टाइप है, न्यू है या एग्जिस्टिंग है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा ज़रा आप लोग बताइएगा मुझे यहाँ पे कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी, इफ़ एल्स वाली या नेस्टेड इफ वाली या मल्टीपल इफ वाली, ज़रा सोच के बताइएगा जी। सर यहाँ पे इफ भी इस्तेमाल हो सकती है, इफ को 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सही है, वो भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़बरदस्त, वो भी हो सकती है। और इफ़ एल्स भी हो सकती है। नेस्टेड इफ का भी काम नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि भाई एक कंडीशन ये फिर दूसरी कंडीशन ये, ठीक है। फिलहाल हमने क्या कहा है कि भाई अगर वो न्यू कस्टमर है तो हम उसको सिंपल सा क्वेश्चन रखा है कि उसको जो भी अमाउंट बनेगी ना उसकी डायरेक्ट उसको 11% डिस्काउंट दे देंगे, या जो भी डिसाइड अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्टिंग है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 5.7 का 5.7% का डिस्काउंट दे देंगे। इसको मल्टीपल टाइम बिल्कुल सही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसको सिंपल इफ एल से करते हैं, सही है। तो पहली कंडीशन में लिखता हूँ इफ, और मैं क्या चेक करूँगा, कस्टमर टाइप न्यू है या नहीं, क्योंकि मेरा यहीं से तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इफ कस्टमर टाइप क्या करूँगा, इक्वल्स टू न्यू। ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अगर कस्टमर ने न्यू लिखा होगा
अगर कस्टमर ने न्यू इनपुट प्रोवाइड किया होगा, मेरा कस्टमर टाइप में जाके सेव हो चुका होगा और मैं उसी कस्टमर टाइप को चेक कर रहा हूँ कि वो न्यू के बराबर है या नहीं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अब आगे जाएंगे। अब क्या करना है, मुझे डिस्काउंट देना है उसको, सिंपल से इसको डिस्काउंट दे देना है। लेकिन डिस्काउंट तो मैं किसी अमाउंट पे लगाऊंगा ना, और अमाउंट कौन बताएगा मुझे? ठीक है, कस्टमर बताएगा। वैसे जब हम वेबसाइट पे इसको डील कर रहे होते हैं तो हमें मतलब मालूम हो जाता है कि भाई कस्टमर ने कार्ट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट ऐड की है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी टाइम्स उसकी प्राइस करेंगे तो हमें उसकी टोटल अमाउंट मिल जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेट्स उसने 3 या 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए और सबकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, तो डेफिनेटली यूनिट प्राइस जो होती है उससे ज़्यादा ही उसकी अमाउंट बनेगी। ये समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या बोलो? थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ है ये, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लेट सपोज उसने आया भाई 1-2 माउस लगाए, ठीक है, और लेट से 3 कीबोर्ड्स परचेज कर रहा है। इमेजिन कर ले, 2 माउस परचेज कर रहा है और 3 कीबोर्ड परचेज कर रहा है वेबसाइट से। यूनिट प्राइस जो इस माउस की है, मतलब एक माउस की जो प्राइस है लेट से वो 1300 है। ठीक है, तो 2 माउस के हिसाब से कितनी हो गई इसकी अमाउंट? 2600 हो गई। और 3 कीबोर्ड ले रहा है और हर कीबोर्ड जो 1000 रुपीज़ का है, सिंपल एक कीबोर्ड जो 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो कीबोर्ड कितने होगा? 3000 के होगा 3 कीबोर्ड्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्वांटिटी को उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी कि उसकी कितनी अमाउंट बन रही है। ठीक है, और दोनों को सम करेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स की जो टोटल अमाउंट बनी उनको सम करेंगे तो हमें उसकी ओवरऑल अमाउंट मिल जाएगी। तो ये सिनेरियो हमारे पास वेबसाइट्स पर होता है। ठीक है, जब वेबसाइट पर हम डील कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन चूँकि अभी हमारे पास कोई इस तरह का कोई वेबसाइट वाला काम नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ कि भाई आप बताओ कि आपकी कितने की शॉपिंग बन रही है, आपकी जो अमाउंट बन रही है वो क्या बन रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ अमाउंट का। ठीक है, टोटल अमाउंट का या अमाउंट का, जिस भी नाम से आप बनाएं। और इसको क्योंकि हमने इस पर क्या करना है, इस पर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट स्टेप में अभी बताया था डिस्काउंट लगाना है मुझे, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ कोर्स एक मैथमेटिकल इंटीजर या फ्लोट टाइप में होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया, या बेटर होगा शायद फ्लोट में कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अमाउंट उसकी फ्लोट में पॉइंट वाला नंबर हो। ठीक है, फ्लोट में किया। सही है, तो यहाँ से अमाउंट आएगी और वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम टोटल अमाउंट में सेव कर लेंगे। इतना समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या होगा जब प्रोग्राम चलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा उसके वो कस्टमर एग्जिस्टिंग है न्यू है, एक इनपुट हमें सेव हो जाएगा कस्टमर टाइप वेरिएबल में। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, इनपुट लिया जाएगा कि उसकी अमाउंट कितनी बनी और वो टोटल अमाउंट में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई कस्टमर अगर न्यू है, ठीक है, तो क्या डिसाइड किया था, लेट्स से हम उसको 11% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, कैलकुलेशन क्या होगी मेरी, टोटल अमाउंट टाइम्स 11। ठीक है, 11 और फिर क्या करूँगा मैं, इसको डिवाइडेड बाय 100 करूँगा। ठीक है, समझ लें इस चीज़ को ज़रा, ये इंपॉर्टेंट सी कैलकुलेशन है। ज़रा देखिएगा, लेट से भाई कस्टमर ने वही 5600 की शॉपिंग करी, ठीक है, परचेजिंग करी हमारी वेबसाइट से। इसका मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मैं उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने परसेंट डिसाइड किया था, 11% डिस्काउंट हमने डिसाइड किया था। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो टोटल अमाउंट बन रही है उसको मैं, जो डिस्काउंट है मेरा, डिस्काउंट परसेंट है, उससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5600 टाइम्स 11, इतना समझ आ रहा है। अमाउंट को मैंने परसेंट डिस्काउंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या आ गया, 61,600 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड किया मैंने तो कितनी बन रही है, 606, हाँ 616, सॉरी 616 रुपीज़ इसका डिस्काउंट बन रहा है। ये क्या आया भाई, ये डिस्काउंट आया, ये पे नहीं करेगा वो हमें, ये तो हम उस पर माफ़ करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? एग्जैक्टली, अब जो 616 मालूम हो गया ना, ये मुझे क्या है, उसको डिस्काउंट देना है, उसको ऑफ रखनी है वाली अमाउंट। तो उसकी टोटल अमाउंट जो थी उससे माइनस कर दूंगा इस अमाउंट को। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, 5600 माइनस 616, तो वो हमें इतनी अमाउंट पे करेगा, 4984 रुपीज़। ठीक है, अब ये सब काम हमें कोडिंग में लिखना है। ठीक है,
हमें यहाँ पे काम करना है। तो ज़रा समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्या किया, जो भी यूज़र आ रहा है उसने अपनी टोटल अमाउंट हमें बता दी थी ना, हाँ, और हमने उसको सेव कर लिया था कहाँ पर, टोटल अमाउंट के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, जिस तरह मैंने आपको बताया था उसको मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, जो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज थी, ठीक है, इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा था मैं उसको, तो मैंने उसको 11 से मल्टीप्लाई किया। इतना समझ आ रहा है। तो जब मैं इस पूरे को टोटल अमाउंट को टाइम्स करूँगा 11 से, मुझे क्या आंसर मिलेगा, वही कितना मिल रहा था, 61,600, ठीक है, समथिंग इस तरह से कुछ मिल रहा था। तो मुझे इस मल्टीप्लिकेशन से वो वाला आंसर मिल जाएगा। इतना सब समझ पा रहे हैं? अच्छा, फिर मैंने इसको 100 से डिवाइड किया आपके सामने यहाँ पे, जो मुझे 616 मिला था, तो मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड भी कर दिया। इतना पहुँच पा रहे हैं सब? तो इस कैलकुलेशन से अभी तक मैंने क्या कैलकुलेट किया है, डिस्काउंटेड अमाउंट, ठीक है, बिल्कुल डिस्काउंट बोल रहे हैं उसको जी। मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट में क्यों रखा? अच्छा देखें, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ वहाँ पे, क्या इस तरह नहीं लिख सकता? जी भाई, क्या इस तरह नहीं लिख सकता, क्यों? अच्छा देखिए, लाजमी नहीं है, मैं जो है ना बड़ी ये उसका यही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या आप उसको डिवाइड कर दें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए बात एक ही होगी, वो असल में उस क्लैरिटी आ जाती है, उस वजह से लिखा था। अब ज़रा देखिएगा, मैं वही चीज़ करने लगा हूँ दोबारा से, 5600, ठीक है, और मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मैंने 11/100, यहाँ पे एक मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल बोर्ड मास है। समटाइम्स ओ लेवल के अंदर इसको पेमडास भी बोला जाता है, पेडमास भी बोला जाता है, डिफरेंट इसके वर्जन है, लेकिन काम बिल्कुल एक ही तरीके से करता है, ठीक है। बोर्ड मास शायद ये अमेरिकन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर शायद पेमडास है, यूके के अंदर पेडमास है, लेकिन अगेन कुछ भी कर लें, आउटपुट फाइनल जो आपको आता है, आंसर मिलता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो डिज़ाइन ही इसको इस तरह से किया हुआ है। अच्छा खैर समझिएगा, ये जो मैंने ये पार्ट लिखा है ना, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी बोर्ड मास है ना, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ओपन, डी फॉर डिवीजन, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अभी मैं इस वर्जन की बात कर रहा हूँ अपने, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गए, तो सबसे पहले किसको तलाश करेगा, डिवीजन को, कि भाई यहाँ पर कोई डिवीजन का सिंबल तो नहीं है। इस पूरी जो हम लंबी सी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अभी तो सिंपल सी हमारे पास, इतनी एक्सप्रेशन में कोई डिवीजन का सिंबल तो नहीं है, उसको मिल गया, देखे ना, यहाँ हमें डिवीजन का सिंबल मिल रहा है। तो क्या करेगा, पाइथन खुद से ऑटोमेटिकली उस मैथमेटिकल रूल को अप्लाई करेगा यहाँ पे बोर्ड मास को, ठीक है। और क्या करेगा, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देगा, 11 को डिवाइड करेगा जब 100 से, तो क्या मिलेगा जी भाई, 11 को जब 100 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0.11, क्या मिलेगा, 0.11। तो हुआ क्या कि उसने परसेंटेज को ना खुद से ही क्या किया, जो हम परसेंटेज डिस्काउंट देने वाले थे ना, उसको खुद से उसने क्या किया, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हम बाद में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी बताता हूँ मैं क्या हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ भी क्या आपकी वैलिड है। अब अगर मैं 0.11 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ 5600 से, तो अभी भी क्या मिलेगा मुझे, आंसर तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, यहाँ पे 0.11 या 0.11 एक ही बात होती है, ठीक है। तो ज़रा देख ले क्या आंसर मिला, 616.0। 0.0 क्यों मिल रहा है, फ्लोट में, ठीक है, फ्लोट हमारे पास नंबर आया है, ये समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज़ करें या ना करें, एक बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी को अगर रूल नहीं मालूम, बोर्ड मास टाइप इस तरह के रूल्स नहीं मालूम, तो बेटर ये होता है कि अगर कोई प्रोग्राम लिख रहा है ना, तो वो मतलब क्लैरिटी लेकर आपने प्रोग्राम के अंदर कि भाई पहले क्या हो रहा है, आपका भी समझ आ रहा हो कि पहले हमारे पास टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 11 से, और फिर डिवाइड हो रहा है 100 से, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, आपकी मर्ज़ी किसी भी तरीके से लिखें, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें डिस्काउंट मिल रहा, और इस तरीके से भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब दोनों तरीके से हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, ये अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट से माइनस करनी होगी, ऐसे ही है। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, जरा समझिएगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। आपने लिखा टोटल अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, समझिएगा इस बात को ज़रा। मैंने क्या किया कि जो डिस्काउंटेड अमाउंट बनी थी ना, वो यहाँ से मिल रही थी मुझे, ठीक है, और वो डायनेमिकली कैलकुलेट हो रही होगी,
सही है, जो भी यूज़र इनपुट देगा उसी के लिहाज से वो कैलकुलेट हो रही होगी। मैंने उस डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस कर दिया उसकी ओरिजिनल अमाउंट से जो उसकी शॉपिंग अमाउंट बन रही थी। समझ पा रहे हैं इतना? अच्छा, अब क्या होगा, क्या मुझे रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी? बिल्कुल, इतने पार्ट से मुझे रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका पॉइंट आता है कि ज़रा समझिएगा, मैं ज़रा समझिएगा, वही हमारी अपनी वाली एग्जाम्पल लेके चले। हमें क्या रिमेनिंग अमाउंट बच रही थी? 4984। हमें ये अमाउंट मतलब एंड में उसको बतानी थी कि वो हमें ये पे करेगा। सही है, तो इमेजिन कर ले इस पूरी लाइन की वजह से आपको वो अमाउंट मिल रही है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इस डेटा को सेव करना होगा, इस डेटा को किसी वेरिएबल में हमें सेव करना होगा। प्रिंट भी करवा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन हो के आ रही है ना, तो लाजमी हम क्या करते हैं, उसके आउटपुट को सेव करते हैं वेरिएबल में। ठीक है, ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो लेट से मैं यहाँ पे अंदर एक और वेरिएबल बना सकता हूँ, अंदर में क्या कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसका मैं आपको ऊपर दिखा रहा था कि भाई आप मैसेज लिख लें या ओपी लिख लें, जो भी आपने लिखना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, हाँ बिल्कुल, आफ्टर डिस्काउंट या नेट अमाउंट कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ से कैलकुलेशन होने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है, जो अमाउंट आपको मिल रही है, आपने उसको आफ्टर डिस्काउंट में सेव कर लिया। समझ रहे हैं बात को? इतना क्लियर हो रहा है? और अब आप क्या करें, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दें कि भाई ठीक है। अच्छा, अगेन अभी हमने 11% इसको हार्ड कोड किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 11% हमने हार्ड कोड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हम इसके लिए भी सिनेरियो बना सकते हैं कि भाई अगर कस्टमर जो है वो 3 साल पुराना हमारा कस्टमर है, ठीक है, तो उसको आप 15% डिस्काउंट दो। लेट से कोई अगर 10 साल पुराना कस्टमर है और वो फ्रीक्वेंटली आता है हमारी वेबसाइट पे, तो उसको 31% डिस्काउंट दे दो। तो हम ये भी क्या कर सकते हैं, सिनेरियो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल हमने प्रोग्राम रखा है और हमने इस डिस्काउंट को भी हार्ड कोड कर दिया है, मतलब एक फिक्स वैल्यू लिख दिया खुद से। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैसेज शो कर देता हूँ, आफ्टर 11% डिस्काउंट यू हैव टू पे। ठीक है, क्या पे करना है उसको, मैंने कॉमा लगाया और आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे लिख दी। आप लोग चाहें इसका एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं ना, एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे कोमे वाली तरीके से इसको यूज़ करो, जो हमारी पहली क्लास का लेक्चर था। कोमे से हम सेपरेट करते थे वैल्यूज़ को, फिर आगे वैल्यूज़ लिखा करते थे। ठीक है, और ज़रा समझिएगा बात को, इसको मैंने सिंगल या डबल कोट से बाहर निकाल के लिखा है आफ्टर डिस्काउंट को, ताकि मेरे पास ऊपर जो आफ्टर डिस्काउंट में अमाउंट सेव हो रही है वो यहाँ पर डायनेमिकली आ सके, मतलब वही अमाउंट यहाँ पे आके प्रिंट हो। सही है, अगर इसमें करते तो इसमें हो जाता। हाँ, अगर इस चीज़ को मैं अंदर लिख देता सिंगल या डबल कोट के अंदर, वो स्ट्रिंग बन जाता, वो आपको एज इट इज़ दिखाता आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल अमाउंट। ठीक है, या रुपीज़, जो भी आपने मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना पार्ट तो हमने हैंडल कर लिया। सही है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, चूँकि बस सिंपल सेकंड कंडीशन थी हमारी, सॉरी। ठीक है, एल्स हमने लिखा और क्या किया, क्या डिस्काउंट देना था हमें, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, चूँकि बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी, बस हमारी परसेंटेज चेंज होगी। ये वाली चीज़ हमने सुना था 5.7। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल वैसे ही चलेगा सब कुछ, सिर्फ जो डिस्काउंट है वो कितना 5.7 है। ठीक है, और मैसेज को भी हम इस तरह प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे भी 5.7% दे रहा है। हाँ, यहाँ पे 5.7% दे रहे हैं हम। यहाँ पे नीचे प्रिंट कर दिया। अच्छा सॉरी, ठीक है जी। हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि मतलब आफ्टर डिस्काउंट जो टोटल डिस्काउंट अमाउंट है ना, उसका माइनस कर दें, उसको भी हम एक वेरिएबल के अंदर डाल दें, क्योंकि उसको पता करना चाहिए कि कितना अमाउंट उसको। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल, कि जो हम डिस्काउंटेड अमाउंट हमारी बन रही है ना, हम उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि जब लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो इवन उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती कि भाई अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको 17% ऑफ मिल रहा है, तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी है।
वो जो शॉपकीपर से पूछ रहे थे भाई कितनी अमाउंट पे करनी है। हालांकि होना तो क्या चाहिए था कि भाई अगर आप कहीं शॉपिंग में जा रहे हो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे हैं, आपको 17% डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप खुद कैलकुलेशन करें और फिर उसको जो रिमेनिंग अमाउंट बचे माइनस करने के बाद वो उसको पे करें। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना लोगों को इसका भी आइडिया नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये जो पार्ट था ना मेरा डिस्काउंट वाला, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ, डिस्काउंटेड अमाउंट इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, ये समझ रहे हैं ना बात। यहाँ से हमें सिर्फ डिस्काउंटेड अमाउंट मिल रही थी तो मैंने उसको वही नाम दे दिया। और फिर क्या करूँगा मैं माइनस किसको करूँगा भाई, डिस्काउंटेड अमाउंट को माइनस करूँगा टोटल अमाउंट से। ठीक है, और अगेन इसमें जाएंगे तो मतलब और अंदर जा सकते हैं और इसको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि भाई ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले, करें इसको एग्जीक्यूट, चले। सॉरी, हाँ एल्स वाले में ये करें, कर लिएगा आप एक हो गया ना तो समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि मुझे अभी लिस्ट नहीं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लैशिंग बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट से कोई फ्लोट नंबर दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, लेट से के भाई 56 पॉइंट जी, अच्छा सॉरी। ठीक है, हाँ सॉरी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, न्यू या एग्जिस्टिंग लिख देते हैं चले फिलहाल। ठीक है, क्या ख्याल है भाई, प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? जी सर वो ई कैपिटल लिखना है, ई कैपिटल है, और कोई देखते हैं इसको। कोई भी और न्यू के अलावा कुछ भी डालेंगे तो वो चलेगा। ठीक है, देखें समझिएगा बात समझिएगा। देखें सिर्फ मेरी न्यू की कंडीशन कहाँ हैंडल हो रही है, इफ़ के अंदर हैंडल हो रही है। ठीक है, तो वो तो आपका एज इट इज चेक होगा, लेकिन मैं न्यू के अलावा कुछ और भी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, भले एग्जिस्टिंग लिखूँ, ओल्ड लिखूँ या कुछ भी, मतलब फजूल वर्ड लिख दूँ, जब भी मेरे पास एल्स वाला पार्ट क्या होगा, हैंडल हो रहा होगा। ठीक है, ये टेक्निकली क्या प्रोग्राम में एक एरर है, ये क्या है प्रोग्राम में एक एरर है, इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी रिजॉल्व करते हैं किस तरह से होगा, लेकिन ज़रा समझिएगा, मैं भले कैपिटल ई से एग्जिस्टिंग लिखूँ या स्मॉल ई से लिखूँ या कुछ, लेट सपोज यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ, लेट से मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर, जो हमारी बिल्कुल लॉजिक के अगेंस्ट है। प्रोग्राम आपका अभी भी चलेगा, लेकिन कौन सा वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला चलेगा। बात को समझिएगा, जब हमारी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो जब एल्स में हमारी कंडीशन आके मतलब एल्स वाली जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपका एल्स ना बहुत मतलब वास्ट है, ये हर चीज़ हैंडल करेगा, लेकिन कौन सी चीज़ हैंडल नहीं करेगा, जो ऊपर आप चेक कर चुके हैं। मैं समझ रहे मेरी बात को, जो ऊपर कंडीशन चेक करके आप आ चुके हैं ना, अगर वो फॉल्स होंगी तो भले ही फिर आपको कुछ भी मिले, वो एल्स में हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा ये। अब देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और लेट से मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, लेट से 13,000.87। ठीक है, ज़रा देखें क्या मिल रहा है हमें, एल्स वाला पार्ट मिल रहा है, 5.7 डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, और आपको उसने अमाउंट बता दी डिस्काउंट की, डिस्काउंट की अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट आपको बता दी कि आपको इतनी अमाउंट पे करनी है। जी भाई, थोड़ी समझ आ रहा है, सही है सर इफ भी एग्जीक्यूट करते हैं, जी। इफ वाली अमाउंट मतलब न्यू वाली अमाउंट भी एग्जीक्यूट कर देंगे, ये न्यू है ये अभी तो आपने, हाँ उस पर चलते जी। जो क्वेश्चन है आफ्टर डिस्काउंट एक वेरिएबल है, उसमें हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कर दिया। आफ्टर डिस्काउंट एक वेरिएबल है, उसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और एक नीचे का। अच्छा नहीं, उससे मसला नहीं होता। देखिए जब आपका एल्स चलेगा ना, तो आपका सिर्फ ये वाला आफ्टर डिस्काउंट काम करेगा, ऊपर वाला अभी तक आपका बना ही नहीं है। जब ऊपर वाला चलेगा तो एल्स वाला नहीं चलेगा, समझ रहे बात को, तो मसला नहीं होगा इसमें। अच्छा भाई, ये क्लियर हो रहा है। चले न्यू पे जल्दी से एक मरतबा देखते हैं, मैंने लिखा न्यू, अब बताएं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? स्मॉल एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल एन। देखें एग्जीक्यूट करते हैं, और मैं फिलहाल वही लिख देता हूँ, लेट सपोज 5600। ठीक है, तो अगेन क्या चल रहा है आपका, एल्स वाला पार्ट चल रहा है।
एल्स वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, ये क्यों हो रहा है, केस सेंसिटिव। हमने देखा था पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। तो इससे पिछले हमने क्लास में या शायद थर्ड क्लास में एक चीज़ देखी थी, मेथड्स करके, लोअर मेथड शायद देखा था हमने। एक लोअर मेथड था, एक अपर मेथड था, ठीक है। तो जरा समझिएगा, अब यूज़र आगे ना कुछ भी कर सकता है। अभी तो लेट सपोज आपने इसको एन कर दिया, कैपिटल एन, लेट से आपने कैपिटल एन कर दिया, लेकिन क्या आपको यूज़र के माइंड का पता है कि वो नेक्स्ट टाइम आके स्मॉल एन दे दे और कैपिटल ई डाल दे? पॉसिबल है ना भाई ऐसा, ठीक है। एन और ई स्मॉल दे रहा है लेकिन डब्ल्यू कैपिटल डाल दे, या सब कुछ ही कैपिटल लिख दे, डिफरेंट वेरिएशन बन सकते हैं ना। तो अच्छा तरीका क्या होगा इसका कि भाई जब हम उससे यहाँ पे कोई इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग वाला इनपुट, किस तरह का इनपुट, स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, तो हम इसको यहीं पर डॉट लोअर कर दें। अब आ जाए वो कुछ भी खेलना रहे, ठीक है। अब आए, भले वो कुछ भी मतलब इंटर करें, लेकिन डॉट लोअर से क्या होगा, कुछ भी इंटर करेगा वो लोअर हो जाएगा हमेशा। और लोअर करके हम किस पे सेव कर रहे हैं, समझिएगा, कस्टमर टाइप में। जब उसकी हम लेटर्स को स्मॉल बना रहे हैं ना, उन्हीं स्मॉल लेटर्स को हम कस्टमर टाइप में सेव कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बस सिंपल यहाँ पे लिखूंगा न्यू, क्योंकि मुझे मालूम है, सॉरी हाँ, इसको बस ऐसे ही छोड़ना होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखते। तो मुझे मालूम है भाई कस्टमर कुछ भी आगे लिख दे, मतलब किसी तरह से न्यू लिख दे, मैंने लोअर लगा दिया वहाँ पे, तो क्या होगा, अब वो मेरा इस NEW वाले की इनफ है, मतलब ये कंडीशन मेरी अब चलेगी हर हालत में, ठीक है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, और मैं सब कुछ ही कैपिटल लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो चलेगा बिल्कुल आपका, ये एग्जीक्यूट किया, लेट्स से, ठीक है। तो आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ और आपको क्या मिल गया आंसर, 11% डिस्काउंट के बाद आपको ये अमाउंट पे करनी है। थोड़ा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भैया बताएं। वो जो एल्स वाला पार्ट है उसको हटा के हम एलिफ लगा दें, बिल्कुल उसी, हाँ, हाँ कस्टमर टाइप इक्वल्स टू डिस्टेंस कर दें। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, हाँ उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ। नीचे अगर एक और वो लगा दें एल्स लास्ट में, और वो कह दें कि योर इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं इसी चीज़ पर आ रहा था। देखिए बताएं, पहले इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी शुरू में मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं कंप्यूटर लिख रहा था ना, जब भी क्या होता मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। मतलब अब मैं ना एक काम करने लगा हूँ, वो क्या करूँगा कि मैं ये जो मेरी एल्स वाली कंडीशन है ना, इसको मैं क्या बना दूंगा, एलिफ बना दूंगा। क्या करूँगा मैं, ज़रा समझिएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला पार्ट मुझे कब शो कराना है, जब क्या हो, जब कस्टमर किस तरह का हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। तो अगर मैं एलिफ के अंदर जाके बता दूं कस्टमर टाइप इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये करेक्टली हैंडल हो जाएगा। वरना तो यूज़र आके कुछ भी डालता रहेगा, फजूल चीज़ें, और उसको डिस्काउंट मिलता रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसी चीज़ को मैं नीचे कॉपी करके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एल्स की जगह बनाता हूँ इसको एलिफ, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिस्टिंग, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एलिफ में हमने क्या करना होता है, कंडीशन लिखनी होती है लाजमी, तो मैंने कंडीशन लिखी है वाली, ठीक है, कंडीशन लिखी, उस पर हमारी वही पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, क्योंकि उसमें तो कोई मसला था ही नहीं हमें। मसला तो हमें कहाँ पे आ रहा था, यूज़र के इनपुट गलत देने पर आ रहा था, कि वो उसको फिर भी डिस्काउंट दिया जा रहा था। और एल्स में आगे बता देंगे, अगर वो हमें न्यू, समझिएगा बात को, अगर वो हमें न्यू या एग्जिस्टिंग के अलावा कुछ और वर्ड देगा, तो उसको सिंपल मैसेज प्रिंट कर देंगे, भाई यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, या कुछ भी इस तरह के मैसेज बता देंगे कि आपकी जो टाइप हो बिल्कुल गलत है, हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही, सही है, कुछ भी हम इसको मैसेज लिख के बता देंगे। तो हम वो एल्स में हैंडल कर रहे हैं, प्रिंट ठीक है, या कुछ भी आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आगे कंप्यूटर, तो क्या मिलेगा मुझे, अमाउंट पूछेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था लाइन बाय लाइन कोड चलता है हमारा, सही है। तो अभी तक हमारी कंडीशन वाले पार्ट पे वो मौजूद पहुँचा ही नहीं है अभी तक। तो वो कौन सी लाइन पे खड़ा हुआ है, सेकंड लाइन पे भी खड़ा हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि भाई अमाउंट भी बता दो। तो मैं कुछ भी अमाउंट लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब उसने आके चेक किया कि उसको कस्टमर टाइप में न्यू नहीं मिल रहा और कस्टमर टाइप में एग्जिस्टिंग भी नहीं मिल रहा, तो वो एल्स चला के बता देगा भाई आपने गलत टाइप इंटर करी है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट निकला था वो इनकी बात से निकला था, शाहजेब ना,
शाहजेब ने पूछा था कि भाई अगर मैं वेरिएबल में सेव कराना चाह रहा हूँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी वो क्या होती है, मेनली कैलकुलेशंस होती है, या स्ट्रिंग भी हो सकती है अगर आपने उनको कोई कॉन्कैटिनेशन करनी हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। इसमें कोई मसला या आगे बढ़े? सर अगर हमारा पहला लाइन ऑफ कोड है और वो दोनों में से कोई एक मतलब चूज नहीं करता, तीसरी कोई चीज़ डालता है और वो इनकरेक्ट है, तो वही कोड रुक गया और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा होता है। बिल्कुल, एरर हैंडलिंग ये पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, जब हमारा पाइथन का कोर्स एंड हो रहा होगा ना, आई थिंक 3 मंथ के एंड पे जब पाइथन कंप्लीट हो रही होगी हमारी, तो फिर उस टाइम पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एरर हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, सब वहाँ पे पढ़ेंगे, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है। अच्छा चले, ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। हमने स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग पढ़ ली थी, ठीक है। ज़रा जल्दी से उस पर दोबारा चलते हैं। इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, स्लाइसिंग पढ़ेंगे, और मैंने क्या लिखा था, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और फॉर लूप पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? उमर। ज़रा सादे ही बोले, थोड़ा हल्का करके एयर कंडीशन ऑन करते हैं। सफोकेशन हो रही है ना, मुझे फील हो रही है ना। यहाँ तो फिर भी पंखा चल रहा है, आपके पास हत्ती क्या हाल हो रहा होगा। बिल्कुल, ये मतलब बता रहा हूँ ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। अगर आप कुछ इसमें इस तरह का कैलकुलेटर बनाए ना, अभी मैंने आपको फॉर लूप नहीं पढ़ाया, इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा ना, मैं आपसे टेबल बनवाऊंगा। वो टेबल इस तरह से होगा, भाई आप यूज़र से पूछेंगे उसको कौन सा टेबल चाहिए और कहाँ तक चाहिए। हम तो यूजुअली क्या होता है भाई, 9 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। हर टेबल हम 10 तक याद कर रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या करना होगा, फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग उसको ना प्रोग्राम बनाएंगे कि यूज़र से नंबर ही पूछेंगे उसको कौन सा टेबल चाहिए और कहाँ तक चाहिए। अब लेट से वो बोल रहा है भाई मुझे 9 का टेबल चाहिए या 50 का टेबल चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए 3000 तक। अब वो क्या करेगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको टेबल प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। 3000 में से इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ मैं कि आप ना ये चीज़ खुद बना रहे होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं, जब ये टॉपिक आएगा हमारा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से पढ़िएगा। ये आपको आगे 3 जगह यूज़ होता हुआ मिलेगा, लिस्ट पे भी मिलेगा, टपल्स पे भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सब अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है लिस्ट और टपल्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं, मुश्किल देखने को नहीं मिल रही होगी। सही है, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख लिया यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडेक्सिंग जो होती है ना, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि वो ना मतलब लेटर्स, किसी लेटर को निकालना, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को निकालना, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर नंबर को निकालना, ठीक है। या फिर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग में क्या होता है, हमेशा हम एक एलिमेंट को ही एक्सेस कर पा रहे होते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है, हम एक एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा भाई मुझे क्या निकालना है, 6 निकालना है, ठीक है, या 6, चले मैं आता हूँ। सबसे पहले बोलता हूँ मुझे ए निकालना है, ठीक है। ज़रा बताइए क्या करूँगा मैं, किस तरह से निकालूंगा मैं? जी भाई, स्ट्रक्चर याद है? इंडेक्सिंग का स्ट्रक्चर क्या होता था, सिंपल सा, कि भाई आपने सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखना है, जिससे आपने किसी एलिमेंट को गेट करना है, आपने उसका नेम लिखना है सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और फिर आपने क्या पास करना है, इंडेक्स पास करना है। और इंडेक्स पे हमने बात की थी कि इंडेक्स आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर आपको v लिखा हुआ मिल रहा है, एक्चुअली v कौन से इंडेक्स पर है, 0 पे, ठीक है। ज़रा बताएं a कौन से इंडेक्स पे मिलेगा मुझे फिर, ठीक।
जी स्पेस काउंट होती है। स्पेस होती है, स्पेस आपकी ना काउंट होती है। सर देखना मैंने आपको बोला था ना सर, ये एक एरर आया था मेरे पास। ये हो सकता है VS कोड में ना, और अच्छा आप वो क्या था आपका वाला, दोबारा बताइएगा। वो स्पेस काउंट नहीं करता, वर्ड्स काउंट करता है। अच्छा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं सेंटेंस लिख के यहाँ पे टू लिखूंगा ना, तो टू इंडेक्स पे क्या मौजूद है हमारे पास, स्पेस मौजूद है। तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो स्पेस ही मिल रही होगी। देखिएगा ज़रा, देखें कुछ भी नहीं है, स्पेस मिल रही है आपको। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब मुझे नहीं पता कि वो VS कोड में क्या मसला था, आप मुझे फिर भी एक पिक्चर भेज दीजिएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। सही है, लेकिन स्पेसिस जो होती है वो बिल्कुल कंसिडर होती है, वो भी स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट हो रही होती है। सही है। अच्छा मुझे क्या निकालना था, मुझे ए निकालना था, तो उसके लिए मैं क्या पास करूँगा, 3 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट किया और मुझे ए मिल गया। सही है, समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, क्या मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की थी मैंने बात। अच्छा सही है, फिर तो हम 6 निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात नहीं की है, क्योंकि फिर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते 6 तक तो बहुत ही टाइम लग जाता। अब ज़रा बताएं, नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, 6 को भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा 6 का क्या इंडेक्स बन रहा है नेगेटिव के हिसाब से। -9 या 10? पॉइंट के बाद भी स्पेस और सर और -10 मुझे क्यों पता चला। -9 डालते सर आ जाएगा कुछ ना कुछ। जी हाँ देखिए, सिंगल डबल कोट में कुछ भी लिखा हुआ आपका बिल्कुल स्ट्रिंग है। हमने बात की थी ना वाली कि वो स्ट्रिंग है, मतलब आपको उसको इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। सही है, तो फुल स्टॉप जो ये भी आपका एक तरह से इंडेक्स ही कंसीडर होगा, सॉरी एक स्ट्रिंग का पार्ट ही कंसीडर होगा, तो आपने इसको भी इंडेक्सिंग देनी है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। तो -10 बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस और स्क्वायर ब्रैकेट और मैं लिखता हूँ -10 आ गया 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो हमारे पास ना समझिएगा इस चीज़ को, 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। बीच में हमारा अल्फाबेट तो फिर आपकी वर्दी, क्योंकि आप सीधे हाथ से भी आएंगे जब भी आपको उतना पड़ेगा, राइट साइड से आएंगे जब भी इतना पड़ेगा, तो आपकी वर्दी कहीं से भी आते हैं। ठीक है, अच्छा भाई ज़रा समझिएगा बात को, डायरेक्शन याद रखिएगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने लिहाज से देखिएगा आप लोग देखिएगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग ना आपकी लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट पर जाती है। ठीक है, अब आप लोग इसी सेंटेंस को देखें ज़रा, आप लोगों की लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है वो 0 करके, 0 1 2 3, और आप लोग कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पर आ रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, राइट से स्टार्ट होती है वो। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट से स्टार्ट होती है, लेकिन नंबर क्या होता है उसका, -1 से स्टार्ट होती है। तो ये आपका क्या होगा, -1। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका माइनस का नंबर बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये माइंड में रखिएगा, या आप आगे जाके ना आपको लूप में भी काम आएगी वाली चीज़, और डायरेक्शन वाली चीज़, और लिस्ट टपल सब जगह काम आएगी। तो बात क्या हुई है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ये चीज़। चलें, इंडेक्सिंग यही थी। ठीक है, इंडेक्सिंग में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि लेट्स से कि आपको ना किस चीज़ का, लेट्स से आपने P निकालना है, आपने P का इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब आपका जो सेंटेंस है वो काफ़ी बड़ा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आप नहीं चाह रहे कि भाई मैं बारी बारी जो है ना इंडेक्स काउंट करके वहाँ तक पहुँचूँ। आप चाह रहे हैं कि मैं कोई डायरेक्ट तरीका निकाल लूँ जिसकी मदद से मुझे कोई उस पर वर्ड डालूँ, मैं कोई लेटर लिख दूँ, मुझे डायरेक्ट उसका इंडेक्स मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है पाइथन के अंदर। हाँ, ये बताया था, लेकिन शायद इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो इसको दोबारा से देखते हैं। अब सपोज कीजिएगा मुझे इस P को निकालना है, मुझे इस P का इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब 2 तरीके हो सकते हैं, 3 बल्कि, या तो मैं सीधी लेफ्ट डायरेक्शन से आऊँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए खुद से निकाल लूँ, या राइट डायरेक्शन से आऊँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए P को खुद से निकाल लूँ। ठीक है, और इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि मैं एक मेथड यूज़ करूँ, और वो मेथड मुझे क्या करेगा, वो मेथड मुझे इस P का इंडेक्स बता देगा। ठीक है, अब वो क्या होता है समझिएगा ज़रा। अच्छा, मेथड बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, मेथड, बात समझिएगा।
मतलब डॉट से स्टार्ट होगा वो, मतलब डॉट करके काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेंटेंस डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स एक्चुअली मेथड है इंडेक्स बताने के लिए, किसी वर्ड का किसी लेटर का इंडेक्स बताने के लिए। तो मैंने इंडेक्स लिखा, ब्रैकेट बनाया, और मुझे किसका इंडेक्स निकालना था, पी का। और यहाँ देखिएगा पी आपका कैपिटल है ऊपर, पाइथन का पी कैपिटल है, सही है। तो ज़रा देखते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे हम। हमें क्या बता रहा है भाई, वो कौन सा इंडेक्स पर है, 16 इंडेक्स पर मौजूद है। समझ पा रहे हैं बात को। तो हमारा जो इंडेक्स मेथड है वो आपके लेटर्स या वर्ड्स का इंडेक्स बता देता है, ठीक है। क्लियर हो रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, ज़रा समझिएगा। हाँ, इसमें मसला ये है कि आपके पास दो पी मौजूद है, पाइथन का पी, प्रोग्रामिंग का पी, दो पी मौजूद है। ये हमेशा हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगा ये समझिएगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा हमेशा। पहली बात, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब लेफ्ट टू राइट चलते हुए इसको पहली जो भी चीज़ मिल जाएगी ना, ये उसी का इंडेक्स हमें बार बार लाके दे रहा होगा। इतना समझ पा रहे। तो अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, लेट से मैं बोलता हूँ भाई मुझे पाइथन का पी नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग का पी चाहिए, उसका इंडेक्स मुझे मालूम करना है, सेकंड वाले पी का इंडेक्स निकालना है। तो हो सकता है कि किसी के माइंड में आ रहा हो कि यार इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो और ये काम कर जाएगा। नहीं करेगा ये काम। ये अगेन लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। इसको जैसे ही पहला पी मिलेगा, कैपिटल पी, हमें उसका इंडेक्स दे देगा ये, ठीक है। कॉमा देके पी लिख सकते हैं, नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक यही तरीका है इसको हमें निकालने का। अच्छा, ये भी बताया था मुझे, एग्जैक्टली याद नहीं है लिटरली। अच्छा, असल में जगह जगह ना इतना स्कैटर्ड हुआ हुआ है माइंड के, चीज़ें मुझे याद ही नहीं रह पाती, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है ज़रा समझिएगा कि कैपिटल पी का इसका इंडेक्स बता दिया वो 16 है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हो सकता है भाई दूसरा पी भी मौजूद हो या कोई दूसरा वर्ड भी इस तरह का मौजूद हो, उसको भी मैं निकालना चाह रहा हूँ। सॉरी, तो क्या होगा, हम ना कोमा लगाएंगे और आपको ये बता रहा है स्टार्ट सपोर्ट्स इंडेक्स। मतलब अब ना ये बता रहा है कि आप, मैंने शायद ये चीज़ डिस्कस की हो कि भाई यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, ये गाइड करेगा पाइथन को कि पाइथन ने कौन से इंडेक्स से हमारा वर्ड ढूंढना तलाश करना है। अभी मैंने नहीं दिया हुआ था ना, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से चल रहा था, लेफ्ट टू राइट चल रहा था, सही है। लेकिन अब समझिएगा बात को, मुझे पहला पी मिल गया 16 इंडेक्स पर, हमें चाह रहा मुझे नेक्स्ट पी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। पता है क्या करूँगा, मैं कोमा लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 16 या 17 लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने 16 लिख दिया तो क्या मतलब होगा, वो इस पोजीशन से, इस इंडेक्स से तलाश करने स्टार्ट करेगा और उसको पहला जो लेटर मिलेगा वो इटसेल्फ पी मिल जाएगा, तो मैं फिर वो 16 दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर बढ़ा के लिखूंगा, जो 16 की बजाय जब 17 लिखूंगा तो अब मुझे नेक्स्ट वाले पी की इंडेक्स बता रहा होगा। ये देखिए 23 आ गया। अगर हम 16 भी लिख देंगे तो उसका आंसर 16 ही देगा या फर्स्ट देगा? 16 देगा। देखिए हम ये जो नंबर लिख रहे हैं ना, एक्चुअली हम इंडेक्स बता रहे हैं उसको, हम उसको गाइड कर रहे हैं। तुम यहाँ से ना इस इंडेक्स से तलाश करने शुरू करो। अब जब वो 16 इंडेक्स पे पहुँचेगा, समझिएगा पीछे इतना कुछ मौजूद है, उसको इग्नोर कर रहा है फिलहाल। जब ढूंढना शुरू करेगा ना ये, तो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, 16 इंडेक्स पे आ जाएगा। कुछ इस तरह करके इमेजिन करें ज़रा। जब हमने उसको 16 दिया ना, ये हमने 16 पास किया, तो उसका कर्सर पता है क्या होगा, डायरेक्ट ही 16 इंडेक्स पर आ जाएगा। डायरेक्ट कर्सर उठ के 16 इंडेक्स पर आ जाएगा और अब यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा, सही है। और उसको पहला ही क्या मिल जाएगा, पहला ही इंडेक्स जो मिलेगा उस पर पी मौजूद होगा, ठीक है। अब पता है क्या होगा, समझिएगा बात को। अब पी का जो इंडेक्स बताएगा ना, ये बताएगा बिल्कुल 0 के हिसाब से ही, बताते वक्त बिल्कुल स्टार्ट से बताएगा, ये याद रखिएगा। बताते वक्त क्या करेगा, स्टार्ट से ही बताएगा। अब इमेजिन करें ना भाई, अगर आपका कर्सर इस पोजीशन पर मौजूद है, हमने कहा 16 इंडेक्स से ढूंढना तलाश करो, ठीक है। तो बज़ाहिर तो इसको 0 कंसिडर करना चाहिए था, ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन वो यहाँ से हमें नहीं बताएगा, वो हमें बताएगा कहाँ पे, किस रेफरेंस से, स्टार्टिंग ऑफ द बिल्कुल जहाँ पे आपका वर्ड मौजूद है, फर्स्ट वाला लेटर मौजूद है, उसी के रेफरेंस हमें बताएगा भाई आपका ये जो वर्ड है इस इंडेक्स पर मौजूद है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 अगर दूंगा तो 16 ही बता देगा दोबारा से, तो इसलिए मुझे इसको 17 देना होगा, ठीक है।
ये इंडेक्स वाला जो ना आपका नेगेटिव पे काम नहीं करता। ये आपके इंडेक्स जो मेथड है ना आपका हमेशा किस डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा ये, ठीक है, नेगेटिव पे काम नहीं करेगा। ट्राई करिएगा इसको लेकिन फिर भी, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना फिर नेगेटिव की। लेकिन जब आप जब इस तरीके से काम अपना निकलवा सकते हैं तो आपको नेगेटिव की क्या ज़रूरत है। सोच के देखें, हमने तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात जब की थी, हमने कहा जब हमारे कोई बड़ी लिस्ट है, कोई बड़ा टपल है या बड़ा स्ट्रिंग है और मुझे एंड पे काम करना है, उसका एंड से मुझे कुछ चीज़ पिक करनी है, तो हमें वहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन कब आप यूज़ करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग का, जब आप इंडेक्स मेथड यूज़ ना कर रहे हो, ये वाला मेथड आप यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो फिर तो आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई अगर आप इंडेक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको ये ट्रिक पता चल गई कि भाई मुझे पुराने वाले का मिलेगा, उसमें बढ़ा के मैं अगले वाला पी निकाल लूँगा, ठीक है। अब लेट से कि मैं यहाँ पे और कोई पी मौजूद नहीं है, ऐसे ही ना कोई और पी मौजूद नहीं है, और हमें इसने बताया था कि पी का जो इंडेक्स है वो कौन सा है, 23 बताया था। तो लेट से तो अगला पीवीएल होगा तो हाँ वो भी बता देगा, और अगर नहीं होगा तो मना कर देगा, मतलब नहीं बताएगा कुछ भी, ठीक है। क्या बोले, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, बता दिया उसने एरर देखे कि भाई मुझे और पी 24वें इंडेक्स से आगे कहीं नहीं मिल रहा। समझ रहे बात को, तो आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला फिर यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको किस तरीके से इंडेक्सिंग करनी है, क्योंकि स्लाइसिंग में वो यूज़ होती है आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। खैर फिर भी नहीं करता ये काम प्रोग्रामिंग ओरिजिनली, या यहाँ पर बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, हाँ फिर हो जाता, हाँ। लेकिन ये ना बस आप मतलब वो बोलेंगे कि आप जुगाड़ तरीके से सोच रहे हैं। अब जब यूजुअली आप NLP पे काम कर रहे होंगे ना, और आपने कोई टेक्स्ट पे मशीन लर्निंग करवानी है, टेक्स्ट मॉडल की मशीन लर्निंग करानी है, तो आप कितना टेक्स्ट को हैंडल करेंगे भाई, बहुत टेक्स्ट होता है, बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है, जीबीज़ की फाइल होती है। अब आप क्या इस तरह से वहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे, समझ रहे बात को। तो इवन ये इंडेक्स भी इतना यूज़फुल नहीं है, इसकी ये लिमिटेशन है ना कि मुझे पिछले वाले इंडेक्स को एक बढ़ा के बताना पड़ेगा जब भी अगला वाला बताएगा, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये मतलब एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो खैर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह NLP के अंदर जब टाइम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सिलाइसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। और ये जो मैंने जनरल स्ट्रक्चर लिखा है ना, इसका सिंटेक्स लिखा है, ये ना ये चीज़ याद रख लिया करें, ये वाली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाली, जब भी बोलो इंडेक्सिंग करनी है। और अगर आपको ये इतना सा पार्ट याद है, आपके माइंड में होगा अच्छा मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाने और इंडेक्स पास करना है, ये सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली स्लाइसिंग का भी इस तरह का एक इंडेक्स है हमारे पास। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल नेम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन, एंडिंग इंडेक्स कॉलन, स्किपिंग वैल्यू, और ये चीज़ डायरेक्शन के लिए भी यूज होती है, ठीक है। चले बारी बारी सोचते हैं। हाँ ये इसका सिंटेक्स है, कॉलन आपका यहाँ पे कंपलसरी आता है, ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा समझिएगा बात को, स्लाइसिंग कब करते हैं हम, स्लाइसिंग का यूज़ कब होता है, इंडेक्सिंग तो पढ़ ली ना, स्लाइसिंग कब यूज़ करते हैं, कब ज़रूरत पड़ती है हमें स्लाइसिंग करने की। जी डेटा जब हमको कहीं से जो डेटा हो एक वक्त आए तो उसको वहाँ से उसको काट के आगे ले जाना हो या हटाना हो, स्लाइसिंग सिंपली तो ये समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ से हटाना है, हमने इसको हटा के कहीं और ले जाना, तो वहाँ से उसको स्लाइस कर दिया, या किसी डेटा में से इतने डेटा में हटाना है। हाँ ये वाली बात सही है कि हटाना नहीं, लेकिन इतना जो आपने इशारा किया है ना, मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा लेटर्स निकालने हो, अभी हम समझिएगा, अभी तक इंडेक्सिंग के अंदर हम क्या कर पा रहे थे, सिर्फ एक लेटर ही एक्सेस कर पा रहे थे। अगर मैं एक से ज़्यादा लेटर्स एक्सेस करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा था ना, मैं अगर चाह रहा हूँ ARER पूरा वर्ड निकाल लूँ तो मैं नहीं कर सकता, इंडेक्सिंग से नहीं कर सकता। इंडेक्सिंग में सिर्फ एक ही लेटर एक वक्त में मिलेगा, लेटर हो, नंबर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, सिंबल हो, एक वक्त में एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा इंडेक्सिंग में। इसमें लेकिन स्लाइसिंग से हम ये अचीव कर सकते हैं,
ठीक है। अब लेट से मुझे क्या निकालना है, ARER पूरा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ARER पूरा निकालना है, ठीक है। तो क्या सिंटेक्स लिखा है मैंने, सबसे पहले वेरिएबल का नेम आएगा, फिर कौन आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा, ठीक है। ज़रा जल्दी से बताएं कि आपका जो ए है, आपका जो ए है ये कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, 3 पर है, ठीक है। ज़रा देखिएगा, आपका 0 पर W है, 1 पर E है, 2 पर स्पेस है और 3 पर A है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स इसका क्या है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटेंस लिखूँगा, ब्रैकेट बनाऊँगा और क्या लिखूँगा भाई, 3 लिखूँगा। और ज़रा देखिएगा, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना होगा मुझे, कॉलन लिखूँगा। सबसे पहले क्या लगाऊंगा उसके बाद, कॉलन, स्पेस काउंट नहीं होगी, जी इसमें स्पेस काउंट नहीं होगी, इसमें भी होगी। इसमें भी नहीं किया। ये आपने इसमें देखें, एक बी से पहले भी हम ये काउंट करते हैं, यानी कि W जो लिखा हुआ है फॉर हाँ। एग्जांपल, हम उससे पहले भी काउंट करते हैं। वो तो जब होगी जब काउंट करेंगे ना, देखिए अगर ये U लिखा हुआ होगा, नहीं, W को हम सिफर काउंट करेंगे ना, यानी हाँ बिल्कुल, W सिफर 1 2 3 ओके। सही है। स्पेस तो हर इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ था। अच्छा अच्छा, ये आपकी स्पेस तो हर जगह वो कंसीडर होगी इंडेक्सिंग पर, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो मैंने क्या किया, स्लैशिंग के लिए सिंपल इंडेक्स चलाना जरूरी है, सिंपल, इंडेक्स चलाना जरूरी है, मतलब इंडेक्स जब तक हम नहीं चलाएंगे तो स्लैशिंग नहीं। हाँ इंडेक्सिंग हमें देनी पड़ेगी, जब ही स्लाइसिंग कर सकेंगे हम, सही है। तो जब ही इंडेक्सिंग पहले हमने डिस्कस किया। अच्छा ये बस बात समझ रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने लिखा 3, फिर कॉलन लगाया और अब मुझे क्या देना है उसको, एंडिंग इंडेक्स। क्या देना है, एंडिंग इंडेक्स। और मैंने क्या कहा था, मुझे क्या निकालना है, पूरा ARE पूरा वर्ड निकालना है। तो क्या इंडेक्स पास करूंगा मैं उसको, क्या पास करूंगा भाई, 5। अच्छा ज़रा देख लीजिएगा आउटपुट किस तरह देगा, ठीक है। पहले देखिए फिर इसको मैं समझाता हूँ। क्या आया मेरे पास, AR आया और E यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ ठीक स्पेस है। देंगे, बिल्कुल 6 देंगे, ठीक है। ये बात समझिएगा, ये दिखाने का मकसद ही ये था, ये बात याद रखिएगा। एंडिंग इंडेक्स पे हम जो भी नंबर देते हैं, एंडिंग इंडेक्स पे हम जो भी नंबर पास करते हैं, उससे एक नंबर कम होके हमें वैल्यू मिलती है। सेंटेंस का एंड हो, अगर हाँ। कोई सेंटेंस हटाना हो, सर तो लॉजिकली भी तो फिर स्पेस देना चाहिए अपने एंडिंग इंडेक्स, स्पेस क्यों देंगे, क्योंकि उसके आगे एंडिंग इंडेक्स कहाँ पे, ई के आगे स्पेस है, स्पेस कहाँ, आप यहाँ बोल रही है। वहाँ सेंटेंस में देखिए ई हाँ। के आगे स्पेस है, हाँ। लॉजिकली तो हमें स्पेस देना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स तो वहाँ एंड हो रहा है, स्पेस के फिर यहाँ पर है ना लेफ्ट पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है, सही, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए बात ये समझ पा रहे हैं आप लोग कि जो 5 लिखा है ना, 5 इग्नोर हो जाएगा, 5 से एक नंबर कम पर काम करेगा, ये 4 तक काम करेगा, ठीक है। तो ज़रा समझिएगा, आपका A मौजूद था 3 पर और R मौजूद था कहाँ पर, 4 पर। तो 3 और 4 इसने सही तो काम किया, हमें AR ला के दे दिया, सही है। तो हमें क्या करना होता है, याद रखिएगा, एक इंडेक्स बढ़ा के देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर 5 है ना, 5 नहीं दूंगा, क्या दूंगा इसको मैं, 6 दूंगा। क्यों, चूँकि 6 इग्नोर हो जाएगा इटसेल्फ और वो 5 तक का मुझे डेटा ला के देगा। 3 4 5 कर पा रहे हैं इमेजिन, 3 पे A, 4 पर R, 5 पर E। तो मुझे तीनों चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। अब हम ये स्पेस का दे देंगे इंडेक्स, हाँ स्पेस का हम इंडेक्स देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, लेकिन वो कहाँ तक का डेटा लेकर आएगा, E तक के लेकर आएगा। एग्जीक्यूट किया और पूरा वर्ड मुझे इसने ला के दे दिया, ARER। और आगे जो स्किपिंग वैल्यू और डायरेक्शन है ये बताता हूँ, इस पर आता हूँ। जी आप बोले। पांचवें पे आ रहे नहीं मैं आपकी बात ही समझा, सॉरी। अच्छा अच्छा मैं सही, नहीं असल में पाइथन का जो डिज़ाइन किया गया ना, स्ट्रक्चर वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। अभी हम आगे फॉर लूप पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे भी ये चीज़ मिलेगी। ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एंडिंग इंडेक्स वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कि जो भी नंबर लिखेगा ना वो कंसिडर नहीं होगा, उससे एक नंबर कंसिडर हो, पीछे वाला कंसिडर होगा। तो ये हमें आपको ना लूप में भी देखने को मिलेगा और आगे जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये एंडिंग इंडेक्स पे ही होता है इस तरह का मामला, पहले वाले पे नहीं होता, ठीक है। अब फर्दर क्यों ऐसा रखा गया इसका डिज़ाइन, ये तो रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई मतलब क्या प्रोग्रामर से ऐसा सोचा, ठीक है।
लेकिन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग इंडेक्स आपका इटसेल्फ इंक्लूडेड होता है, ये बात समझिएगा। मैंने क्या लिखा था भाई, 3 लिखा था ना, तो 3 इटसेल्फ इंक्लूडेड है या नहीं है, मतलब 3 इंडेक्स पे जो डेटा मौजूद है, जो लेटर मौजूद है, वो खुद उठकर आया नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो जो हम स्टार्टिंग इंडेक्स पे नंबर देंगे वो इटसेल्फ इंक्लूडेड होता है, मतलब वो चीज़ हमें मिलेगी लाजमी। लेकिन एंडिंग इंडेक्स पे जो चीज़ देंगे ना इटसेल्फ वो नहीं मिलेगा, उससे एक नंबर कम होगा और फिर वहाँ तक का डेटा मुझे मिलेगा। थोड़ा समझ पा रहे हैं मेरी बात को? खैर, तो हमने क्या किया, एक सिंपल 3 6 की मदद से ARE निकाल लिया, ठीक है। अब ज़रा जल्दी से बताइएगा मुझे, चले मुझे फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग पाइथन निकालना है। क्या निकालना है? स्टडिंग पाइथन निकालना है, पूरे ये 2 वर्ड्स निकालने हैं। ज़रा जल्दी से देखें इसका इंडेक्स क्या होगा। सर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंड कहाँ होगा ज़रा देखें। 22 या 21? 21, ये बात समझ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, दोनों वर्ड्स को निकालना है, ठीक है। तो बताएं ज़रा क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नेम जो कि सेंटेंस है, और क्या 7 था ना, सॉरी 7 कॉलन और 21 लिख के देखा था मैंने, 22 था, 22 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या हुआ, हमें पूरा वर्ड मिल गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा 22 लिखा तो 22 आपका कौन सा इंडेक्स होगा, ये जी का या स्पेस वाला? वो स्पेस भी ले लेगा फिर। अगर 22 लिख देता और हमने 22 लिखा ना, हाँ, तो हमने बेसिकली 22 लिखा है, तो ठीक है। मैंने काउंट किया था एंड तक 21 आ रहा था जी का। हाँ, तो एक बढ़ा के लिखेंगे, एक बढ़ा के। क्योंकि हमें जी भी चाहिए, हमें जी भी चाहिए ना, तो जी का जो इंडेक्स बन रहा है उससे एक बढ़ा के अगले वाले का बताएंगे ताकि हमें जी तक का डेटा मिले। ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मुश्किल तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस यही चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, ठीक है। तो अगर 22 हमने पास किया तो ज़रा सब समझिएगा भाई, 22 ना एक्चुअली इस स्पेस का इंडेक्स होगा लाजमी, और वो इटसेल्फ 22 वाला जो इंडेक्स पे नंबर या जो भी चीज़ मौजूद है वो इंक्लूड नहीं होगी, वो इग्नोर हो जाएगी और उससे एक नंबर पहले वाला डेटा हमें मिलेगा। समझ रहे? तो स्पेस पे कर रहे हैं आपको, स्लैश स्पेस पे हो गया क्योंकि स्टडिंग पाइथन किया, हाँ, स्टडिंग पाइथन ना, तो इसीलिए क्या किया, प्रोग्रामिंग और पाइथन के बीच में। अच्छा सॉरी, हाँ तो सॉरी, मैं वहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे होगा बिल्कुल बिल्कुल ये वाला स्पेस होगा, ठीक है। तो क्लियर हो रही है चीज़ें? अच्छा, अब एक बात समझिएगा, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ और फिर ज़रा बताइएगा इसका आउटपुट किस तरह आएगा। मैंने लिखा सेंटेंस, ब्रैकेट बनाए, कॉलन लगाया और डायरेक्ट 22 लिख दिया, क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा इसका? 22 तक जो सेंटेंस है सब आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। देखिए मैंने कॉलन से पहले हम वैसे क्या वैल्यू लिखते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं ना उसको, कि भाई तुम यहाँ से स्टार्ट करो, हम पाइथन को बताते तुम यहाँ से स्टार्ट करो। अब मैंने उसको बताया ही नहीं, लेकिन पाइथन अभी भी क्या करेगा, उसको मालूम है कि जब उसको स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं दूंगा ना तो वो शुरू से ही काम करेगा, वो लेफ्ट से ही काम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि भाई हमें क्या मिलने वाला है, वी आर स्टडिंग पाइथन, ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। 22 हमारा इस स्पेस का इंडेक्स है, तो स्पेस नहीं मिलेगी, सिर्फ पाइथन तक का डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ इस तरह से, बस अब क्या होगा, बिल्कुल 23 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और मैंने इसको एंडिंग इंडेक्स ही दिया ना, तो इसको पता चल रहा है भाई अब इसने एंड तक जाना है, ठीक है। प्रिंट करते हैं तो देखें क्या हुआ, प्रोग्रामिंग, और पूरा इसने मुझे एंड तक के डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। थोड़ा समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है? स्टार्टिंग में नहीं देंगे तो स्टार्ट का बिल्कुल 0 से चलेगा वो, अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो कहाँ तक जाएगा वो, एंड तक जाएगा। लास्ट चीज़ जी, स्पेस किस
देखिए काम तो करेगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे देता ना कोई, तो फिर वो नंबर कंसिडर नहीं होता। लेकिन समझिएगा मैंने नंबर ही नहीं दिया यहाँ पे, कॉलन के बाद जो मुझे एंडिंग इंडेक्स पास करना था ना, मैंने वो नहीं दिया। समझ पा रहे हैं बात? अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन ना खुद से एंड ऑफ द सेंटेंस तक जाएगा और हमें सारा डेटा लाकर दे देगा, खुद ये काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिखा होता, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा होता तो क्या होता, फिर वो नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे एक नंबर कम तक का डेटा आता। ठीक है, लेट से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये फुल स्टॉप का वैसे क्या बनेगा, गैस कर लेते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप का मुझे पॉजिटिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, जी हाँ, थैंक यू, स्लैशिंग में नेगेटिव नहीं बिल्कुल। होगा। अच्छा यार सही है, अच्छा इन्होंने बता दिया। हालांकि ये चीज़ हमने पढ़ी लेकिन माइंड से निकल गई। क्या बताया इन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस डॉट इंडेक्स लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, हमें इंडेक्स मिल जाएगा क्योंकि एक ही फुल स्टॉप है हमारे, 60 मिल गया। 60 वो इंडेक्स है जहाँ पे फुल स्टॉप मौजूद है। तो अगर मैं 60 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा? नहीं मिलेगा, एस मिलेगा मुझे, क्लास का डबल एस मिलेगा बस। ठीक है, क्लास का डबल एस मैं यहाँ पे लिख दूँ, नेगेटिव इंडेक्स में लिखी बिल्कुल होती है, उस पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या था, 60 था ना, 60 लिखता हूँ मैं, ज़रा देखिएगा। अभी देखें, अभी हमें फुल स्टॉप मिल रहा है ना, ये वाला फुल स्टॉप मिल रहा है ना भाई। अब देखिए मैंने 60 लिख दिया और 60 पे फुल स्टॉप मौजूद है, तो 60 वाला फुल स्टॉप हट जाएगा। ठीक है, देखें ज़रा, क्लास आ गया बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 61 करना पड़ेगा अगर मुझे फुल स्टॉप भी चाहिए। ठीक है, तो इतनी ख्वारी करने की इसलिए हमने कहा ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, अगर आपको एंड तक का डेटा चाहिए ना, आप क्या करें, बस सिंपल नंबर ही पास ना करें, वो खुद क्या करेगा, खुद जाएगा और वो खुद सब डेटा उठा के ले आएगा। देखें सब कुछ ले आया। सही है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अच्छा ये बताएं, ये क्या होगा, ये वाली चीज़ क्या होगी? हाँ, कहाँ से कहाँ तक का, बिल्कुल। स्टार्टिंग में कुछ पास नहीं किया, 0 से चलेगा। एंडिंग इंडेक्स पे कुछ पास नहीं किया, एंड तक जाएगा। तो सब कुछ ही लेकर आने वाला है ये। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको भले इस तरह से लिखें या आप इसको सिंपल इस तरह लिखें, दोनों का एक ही मतलब बनेगा। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब बनेगा। बस इसमें ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि भाई स्टार्ट से चलेगा और एंड तक जाएगा। इतना क्लियर हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग वाला कहानी, सारी कंफ्यूजन, कोई मसला? अच्छा, अब हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। बल्कि उससे पहले एक मिनट, नेगेटिव इंडेक्सिंग से पहले एक चीज़ समझिएगा। मैंने यहाँ पे थर्ड चीज़ लिखी हुई है, स्किपिंग वैल्यू। इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम उस पर जाएंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग पे। अच्छा, स्किपिंग वैल्यू, नाम से समझ आ रहा होगा कि हमें कुछ वैल्यूज़ को स्किप करना है, कुछ डेटा को स्किप करवाना है, तो हम थर्ड वाली पोजीशन पे नंबर का यूज़ करेंगे। स्पेस को करा हाँ, नहीं उस तरह से नहीं होगा स्किप, ज़रा समझिएगा क्या होगा। मैं लिखता हूँ सेंटेंस और मैं लिखता हूँ कॉलन और वही 22। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर स्टडिंग पाइथन मिल रहा है। अच्छा, मैं आया और मैंने कॉलन बनाया और अब मैं थर्ड इंडेक्स पास कर रहा हूँ। इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, 2 लिख रहा हूँ। क्या होने वाला है, कोई आइडिया? टी कटेगा, W कटेगा नहीं स्पेस का नहीं है। तो ये W कटेगा आई थिंक। पीछे से कोई रिस्पॉन्स दे रहा है पीछे वाले? ई कटेगा ना। अच्छा, सिर्फ भी आएगा बाकी सारा काम। नहीं। अच्छा जरा समझिएगा, सबसे पहले तो एक बात समझिए, मैंने नंबर क्या लिखा थर्ड पे, कॉलन लगाया और फिर मैंने 2 लिखा ना, 2 लिखा। ये जो 2 लिखा है ना, हम इसको स्किपिंग वैल्यू बोल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, डिफरेंट इसके नेम्स देखने को मिलेंगे, इसको फिलहाल स्किपिंग वैल्यू बोल रहे हैं। बात समझिएगा, स्किपिंग वैल्यू भी आपकी एंडिंग इंडेक्स की तरह काम करती है। सबसे पहली बात, स्किपिंग वैल्यू जो मैंने लिखी है वो भी किस तरह काम करेगी, एंडिंग इंडेक्स की तरह। क्या मतलब हुआ एंडिंग इंडेक्स का, जब मैंने 22 दिया तो कहाँ तक का डेटा आ रहा है मेरे पास, 21 तक का डेटा आ रहा है। 21 इंडेक्स तक का डेटा आ रहा है, ये देख लें। ये आपका जो एन है ना, वो आपका 21 इंडेक्स पर होगा। 22 इटसेल्फ इग्नोर हो गया,
समझ रहे बात को? तो अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 कंसीडर नहीं होगा, क्या कंसीडर होगा? 1, एक नंबर कम करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? हमने एंडिंग इंडेक्स में ये बात की थी ना कि जो नंबर पास करेंगे उसका एक नंबर कम होकर जो डेटा बनता है वो मिलेगा हमें। इतनी बात समझ आ रही है? 2 जो लिख रहा हूँ मैं स्कीपिंग वैल्यू पे, 2 कंसीडर नहीं होगा, इसमें से भी एक नंबर कम होगा, और क्या बचा? एक नंबर कम करें 2 में से क्या क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पे मतलब इसका ये कि 1 आपकी वैल्यू स्किप होने वाली है, 1 लेटर आपका स्किप होने वाला है। समझ पा रहे मेरी बात को? दोबारा, स्किपिंग वैल्यू बिल्कुल कॉन्सेप्ट में सिमिलर है किसके? एंडिंग इंडेक्स के। जो हम नंबर लिखते हैं वो इटसेल्फ कंसीडर नहीं होता, उससे एक नंबर कम कंसीडर होता है और वहाँ तक का डेटा मिलता है। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे, 3 कंसीडर नहीं होगा, क्या कंसीडर होगा? 2 होगा। इधर बोल रहा हूँ मैं, इधर 2 की जगह अगर मैं 3 लिख दूँ तो अब 3 नहीं होगा कंसीडर, क्या होगा? 2 कंसीडर होगा। ठीक है, 2 लिखूंगा तो क्या कंसीडर होगा? 1 लिखूंगा तो क्या कंसीडर होगा? 0। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2 वाला चला के दिखाता हूँ। लेकिन 2 मैंने लिखा तो आप 2 का मतलब 2 नहीं ले, 2 का मतलब क्या ले? 1। ठीक है, 1 वैल्यू क्या होने वाली है? स्किप होने वाली है, स्किप होने वाली है। अब चलेगा कैसे सर? समझिएगा, कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा भाइयों? 0 से चलेगा। और 0 पे कौन मौजूद है? स्पेस क्यों मौजूद है? W है। अभी 0 पे देखें क्या मौजूद है? W मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया? W प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा? इससे जाना तो कहाँ तक है? 21 तक के जाना है, सॉरी 21 तक के जाएगा और डेटा लेकर आएगा 21 का भी। लेकिन क्या होगा? जैसे ही यह W प्रिंट करेगा ना, क्या मिलेगा उसको? स्किपिंग वैल्यू 1 मिलेगी। तो क्या करेगा? E को ये स्किप कर देगा, E को ये स्किप कर देगा, नहीं प्रिंट करेगा। अब E को स्किप किया, उसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा फिर ये, तो हमें स्पेस मिलेगी। समझ पा रहे हैं बात को? स्पेस मिलेगी, लेकिन फिर क्या नहीं मिलेगा? ए नहीं मिलेगा। अगला वाला, अच्छा हर सेंटेंस का एक वर्ड हटा देगा, हर लेटर पे काम करेगा, लेटर वाइज काम कर रही है। W देगा, समझे? ये हमारे पास 0 है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 पे कौन मौजूद है? W। पहली वैल्यू हर हालत में प्रिंट करेगा, पहली वैल्यू या पहला जो लेटर लिखा हुआ है वो तो हर हालत में प्रिंट करेगा, हमें दे देगा। तो W तो मिलने वाला है। लेकिन हमने चूंकि स्किपिंग में 2 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं काम करेगा, 1 काम करेगा। मतलब आपका W के बाद एक लेटर क्या हो जाएगा? स्किप होगा। E गया, E नहीं मिलेगा। अब E के बाद जो डेटा मौजूद है वो मिलेगा। E के बाद क्या मौजूद है हमारे पास? स्पेस मौजूद है, स्पेस मिलेगी। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। क्या मिलेगा? W मिलेगा, स्पेस मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब स्पेस के बाद क्या होगा? दोबारा से ए है, ए नहीं मिलेगा, स्पेस मिलेगी, ए नहीं मिलेगा, शाबाश, और R मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें एफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब ये पूरा आपका सेंटेक्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट देखिए जरा, W मिला, स्पेस मिली जो हमने बात की थी। ठीक है, E नहीं मिला, स्पेस मिली, स्पेस का फिर आपका ए फिर से चला गया, R मिला आपको। ठीक है, R का फिर आपको E नहीं मिला। सॉरी, समझ पा रहे हैं? नहीं सर, क्यों, क्या मसला है? ए क्यों गया? ए तो जाएगा ना। देखो समझो वर्ड को, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ वर्ड और यहाँ पे लिखता हूँ सैलानी। सिंपल से एक छोटा सा वर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ वर्ड नहीं बोले, लेटर बोले, लेटर। बिल्कुल, एक लेटर प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग पे आके उसमें एस छोड़ दिया, जब इसको एस छोड़ना चाहिए। कहाँ पर? ये देखिए शायद मैं गलत कह रहा हूँ। ये वाला यहाँ देखिए दूसरे सेंटेंस शुरू हुआ, स्पेस हुआ, इसको एस देना चाहिए, इसने एस नहीं दिया। ऐसे ही ये भी तो नहीं दिया। यहाँ पे एस देना चाहिए था, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, नहीं देना चाहिए था। देखिए समझे? अच्छा देखिएगा ज़रा, W आया, E नहीं मिलेगा, W मिला, E नहीं मिलेगा, E नहीं मिला। सही है, E के बाद अगली वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू देगा, एक वैल्यू नहीं देगा, स्पेस मिलेगा क्योंकि इसने E को तो अभी हटाया, स्पेस मिलेगा इसके बाद क्योंकि हमें, तो देखिए स्पेस मिल गई आपको। ठीक है, अच्छा अब स्पेस इसने दी ना, अब जो चीज़ दे दी उसके बाद अगली वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो ए हमारे पास से एक चला गया, ए नहीं आया, देख रहे हैं आपने।
लेकिन एक जब इसने हटाया तो एक बाद अगली वैल्यू तो देगा हमें ये। इसने ए को टू कंसीडर कैसे किया ये कुछ नहीं आता। ए को टू कंसीडर कैसे किया ये नहीं बात क्योंकि आप ही आपने समझे टू लिखा ना जो स्किप करना है। नहीं। हाँ हमने 2 लिखा, लेकिन 2 का मतलब क्या है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई 1 वैल्यू स्किप करो, हर एक लेटर प्रिंट करो, उसका अगला स्किप करो, फिर उसके बाद वाली वैल्यू प्रिंट करो, फिर उसका अगला स्किप करो, फिर अगली वैल्यू दो, अगली वैल्यू उसकी स्किप करो, एक एक लेटर करके क्या करो, 1 2 1 स्किप करो, 1 2 उसके अगली स्किप करो। ठीक है, तो देखिए हम आर तक पहुँचे तो उसने आर दिया, सही है, आर दिया, अब ई नहीं दे रहा, आप देख लें ई मौजूद नहीं है, ई नहीं दिया ना, लेकिन अब स्पेस तो देगा, फिर ये लाजमी ये वाली स्पेस देगा, उसने स्पेस दी, ठीक है स्पेस दी। अब अगली वैल्यू क्या है उसके बाद एस है, तो एस को ख़त्म कर देगा वो, टी देगा, ठीक है यू नहीं देगा फिर टी देगा टी देगा, टी देगा, टी देगा। हाँ सही है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्किपिंग वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर फिर भी यानी कि पूरे सीक्वेंस में चलेगा, बिल्कुल देखा जाए तो ये मैं समझा वर्ड बाय वर्ड चलेगा, नहीं वर्ड में नहीं, ये ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा। हाँ ये लेटर बाय लेटर काम कर रहा है, ठीक है बात समझ रहे, लेटर बाय लेटर काम कर रहा है, पहला लेटर देगा अगला नहीं देगा, फिर थर्ड देगा, फिर फोर्थ नहीं देगा, ठीक है। और एक एक क्यों स्किप कर रहा है ये, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे बताया है, कहाँ गया ये रहा, हमने 2 लिखा है ना, तो 2 लिखने के बाद हम उसको बोले एक एक स्किप करो। अब जरा समझिएगा, अगर मैंने इसको 3 लिख दिया होता तो अब क्या होगा, जरा बताइएगा, 2 2 स्किप करेगा, लेकिन आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट कैसा मिलेगा हमें, जरा देख के बताएं मुझे यहाँ से। वी आर स्टडिंग पाइथन में क्या क्या मिलेगा, बस शुरू के 3-4 चीज़ें बता दें बस। वी पूरा आएगा, वी पूरा आएगा। सोचें सोचें जरा जल्दी से, ई चला जाएगा। अच्छा भाई सोचें, मैंने 3 लिख दिया है, कहाँ गया, अच्छा 3 लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी 3 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है 3 यहाँ लिख रहा हूँ। अब ज़रा बताइएगा मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, बस शुरू के 3-4 लेटर बता दें क्या होंगे क्या नहीं होंगे। भाई डब्ल्यू तो मिलेगा, हमने कहा था पहला वाला लेटर लाजमी मिलेगा, जो भी हमने डब्ल्यू भी देगा, ई भी देगा, लेकिन स्पेस नहीं देगा। नहीं 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 देखिए लेटर बाय लेटर चले, लेटर बाय लेटर चले, डब्ल्यू देगा और एग्जैक्टली ई और गैप को हटा देगा, क्योंकि हम बोले 2 2 वैल्यूज स्किप करो। भाई समझ पा रहे, अच्छा दो वैल्यू देखिए हमने 3 लिखा ना, तो 3 का मतलब क्या है, 2 वैल्यू स्किप करो, 3 नहीं होगा 2, एक कम हो जाएगा इसमें से, तो 2 वैल्यूज, हम बोले 2 वैल्यूज को स्किप करो। तो इसमें एफ देगा, फिर टी यू नहीं देगा, फिर डी देगा, फिर वाई आई नहीं देगा, फिर एम देगा, फिर जी नहीं देगा, दो वर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, हाँ 2 वर्ड खा जाएगा, 2 वर्ड को स्किप कर देगा, फिर अगली देगा तो फिर उसके बाद 2 को और स्किप कर देगा। समझ पा रहे, वर्ड लिखे तो इसी तरह ई 3 फिर 3 को स्किप करेगा, जब तुमने इसका नाम क्या दिया, स्किपिंग वैल्यू या स्किप वैल्यू, जो भी आप इसको बोलना चाहें, कि भाई तुम इतने वैल्यूज को स्किप करो, एक लेटर प्रिंट करो और फिर क्या करो, अगली इतनी वैल्यूज को स्किप करो, फिर वैल्यू प्रिंट करो, फिर इतनी वैल्यूज को स्किप करो। समझ पा रहे, तो 3 को जरा प्रिंट, किसी सर्टेन जुमले को स्किप कर सकते हैं, किसी सर्टेन वर्ड को, यानी कि कोई वर्ड इनमें पूरी लाइन से हटाना है तो स्किप कर दें। वो मिसाल फिर- एक बात में- हाँ वो फिर यहाँ से नहीं आएगा, वो पता है फिर आपका किस तरह आएगा, हम पढ़ेंगे इसके लिए कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यू के अंदर आपको फिर ये वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। अच्छा भाई ये बात बताएं जरा, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बिल्कुल आप लोगों ने यही आउटपुट बताया था कि भाई ई और स्पेस नहीं मिलेगी, तो भाई जब उसको ए मिलेगा तो ऑफकोर्स ए को तो वो कंबाइन कर देगा डब्ल्यू के साथ, ठीक है, तो उसने कंबाइन कर दिया, उसको स्पेस ही नहीं मिली, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा इसकी लास्ट चीज़ स्किपिंग वैल्यू, मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, हमें ये डायरेक्शन में भी हेल्प करता है, हमारी क्या होती है, इस थर्ड वाले नंबर से डायरेक्शन भी डिसाइड होती है, क्या होती है, डायरेक्शन भी डिसाइड होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैंने गूगल डॉक शेयर किया हुआ है, उसमें आपसे कहा जाएगा कि भाई सैलानी को या जो भी वर्ड मिला हुआ है ना आपको, इसको रिवर्स कर दो, क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, जैसे कोई भी वर्ड हो सकता है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको रिवर्स कर दो। अब वैसे तो इसकी लॉजिक बड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है, लेकिन इतनी छोटी सी इसकी लॉजिक है, ठीक है। क्या करेंगे हम, समझिएगा जरा बात को, वर्ड लिखा मैंने, मैं ये ब्रैकेट बनाए, ठीक है, मैंने कॉलन लिखा, ठीक है, और एक और कॉलन लगा दिया, ठीक है, जरा समझिएगा, फर्स्ट कॉलन से पहले हम क्या पास करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, जो कि मैंने इसको नहीं दिया,
फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम क्या पास करते हैं, एंडिंग इंडेक्स, जो कि मैंने इसको नहीं दिया। तो क्या मतलब हुआ कि स्टार्ट से चलेगा कहाँ तक आएगा, एंड तक आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन के बाद हम क्या लिखते हैं, स्किपिंग वैल्यू या डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ -1, समझिएगा, डायरेक्शन क्या बोल रहा हूँ -1, ऊपर समझिएगा, मैंने ऊपर 3 लिखा, 2 लिखा था, अभी सबके साथ किस तरह का साइन था भाई, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन क्या चली थी आपकी, लेफ्ट टू राइट, समझिएगा बात को। हमने जो अभी वर्ड्स निकाले, जो लेटर्स निकाले, वो किस डायरेक्शन में निकल रहे थे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में निकल रहे थे। इतना समझ पा रहे हैं? अब मैंने उसकी डायरेक्शन कर दी अपोजिट -1 की मदद से, ठीक है। और अगर मैं अब इसको चलाऊंगा, जरा देखिएगा क्या होगा, आई पहले आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, एन, फिर ए, फिर एल, वाई ए एस, ठीक है। तो इसके बाद चाहिए मैंने आपको बोला ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, कि आप हम इसकी मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन की अपोजिट करते हैं। स्किप भी होगा, जरा समझिएगा, मैंने -1 लिखा ना, स्किप जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में यूज होगा, ऐसा है। नहीं इसमें भी होगा, ये देख लें, मैं इसको -2 कर देता हूँ, जरा देख लें क्या हो जाएगा, वो अभी भी काम करेगा, सही है। हाँ हमने बताया था ना, 1 वाले को ना, अगर 1 वाले को आप पॉजिटिव के लिहाज से देख रहे हैं तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। हमने पॉजिटिव में किस तरह देखा था कि भाई जो भी नंबर आप लिखेंगे ना स्किपिंग के अंदर, उससे एक नंबर कम होकर कंसिडर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, इसके 2 सेंस बन सकते हैं। या तो आप इसको 1 को ले लें डायरेक्शन, हम इसकी सिंपल डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई तुम क्या रखो, अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव रखो, जो कि उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव ही होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट होती है। तो इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उसके ऊपर, ठीक है। जब मैं -1 लिख रहा हूँ तो उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि भाई तुम अपनी डायरेक्शन को क्या करो, राइट टू लेफ्ट कर लो, अपोजिट कर लो, ठीक है। तो उसने काम किया, तो किया उसने, लेकिन स्किप क्यों नहीं किया? अभी तो बताया। -1 के हिसाब से आप उसको नहीं देख सकते ना, उस समय कंसिडर नहीं कर सकते। -1 देखिए यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हो रहा है। मैंने कहा ना, आप 1 को भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 को भी डायरेक्शन कंसिडर कर लें कि भाई 1 जो है ना, सिंपल 1 जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब क्या बनेगा, चलो कहाँ से, लेफ्ट टू राइट चलो, किस तरह चलो, लेफ्ट टू राइट चलो। तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, 1 का मतलब सिंपल क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और -1 का मतलब क्या बन रहा है कि भाई राइट टू लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन में चलो। ये मतलब आप ले लें अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रही है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, स्किप क्यों नहीं किया? देखिए बात यही है कि आप कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल रखें। 1 को ना आप इस तरह कंसिडर कर लें, जब भी आप 1 लिखेंगे तो आप पाइथन को दोबारा से बता रहे हैं कि भाई तुमने कहाँ चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। कोई वैल्यू स्किप नहीं करेगा, लेकिन वो 1 में क्या बता रहे हैं, सिर्फ आप लेफ्ट टू राइट चलो, सही ठीक है। डायरेक्शन चेंज करो। हाँ डायरेक्शन चेंज नहीं करना, 1 लेफ्ट टू राइट चलो। और नहीं भी बताएंगे जब भी वो वैसे ही काम करेगा, नहीं भी बताएंगे उसको डायरेक्शन का, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब भी वो वैसे ही काम करेंगे। -0 लिखेंगे तब भी यही वर्क करेगा। अच्छा देखिए 0 जो है ना, हमने देखा था माइनस नहीं होगा। कि उसका माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपको या तो 1 देना पड़ेगा तो -1, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप फिर भी इसको -2 देंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी स्किप करेगा, सही है। कॉन्सेप्ट वही होगा उसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही होगा। अब जरा इसको देख लें यार जल्दी से, छोटी सी चीज़ है, इसको फिर वाइंड अप कर रहे हैं हम। सर इसको एग्जीक्यूट करिएगा। हाँ इसको देखें ज़रा, अभी इसकी डायरेक्शन क्या थी, जब मैंने -1 लिखा था, देखें ज़रा डायरेक्शन क्या हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं -2 यहाँ पे लिख दूँ, क्या होने वाला है जरा समझिएगा, आई को प्रिंट करेगा, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, जरा समझिएगा, राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो जब पहली वाली उसको वैल्यू मिलेगी या लेटर मिलेगा, उसको लाजमी प्रिंट करेगा, तो आई लाजमी आएगा, ठीक है। लेकिन अगेन समझिएगा, ज़रा कुछ देर के लिए माइनस इग्नोर करें, सिर्फ 2 पे देखें। तो 2 का हम क्या मतलब लेंगे, क्या 2 लेटर स्किप करेगा या 1 लेटर स्किप करेगा? 1 लेटर स्किप करेगा। माइनस डायरेक्शन के लिए है, माइनस डायरेक्शन के लिए, समझ रहे बात को। तो अब इसने आई प्रिंट करा, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, मतलब एक वैल्यू स्किप करेगा। तो फिर क्या करेगा, एन को हटा देगा, ए देगा, ठीक है। मतलब आई के बाद ए आएगा, फिर वाई आएगा, आई के बाद एन और फिर वाई, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी एन तो हट जाएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। आई आएगा, एन हटेगा, फिर ए आएगा,
और फिर एल हटेगा वाई आएगा, इस तरह से कॉन्सेप्ट पूरा दे देगा आपको, फिर सब कुछ लेटर आपके रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा फायदा। अभी बताया 1 का आपको बताएगा लेफ्ट टू राइट चलो, अगर हम डायरेक्शन नहीं भी बताएं तो जब भी डायरेक्शन क्या होती है उसकी लेफ्ट टू राइट ही होती है। देखें अक्सर ये एक सवाल था कि अगर जैसे अभी मैं रिवर्स इसको किया तो इसलिए डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जैसे कि रिवर्स नहीं करें, हम यहाँ से नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ से स्किप करना चाह रहे, हम राइट टू लेफ्ट जाके स्किप करना चाह रहे, लेकिन वो वर्ड स्ट्रेट वर्ड को भी उल्टा ना करें, समझ लो नहीं जैसे कि आपने लिखा बोलता भी आज स्टडी पार्ट है, चले चल चला हमने एक्सेलन को यहाँ से बैक से राइट से लेफ्ट पे हमने जो ना जो हमने जैसे आपको बताया कि हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करते, हमने राइट से काउंट करके राइट से कोई वर्ड माइनस करना है, यानी माइनस करके हमने कोई उसमें से हटाना है, यानी कोई वर्ड हटाना है, हम इस तरह से चले तो हम यहाँ से चल के वो चीज़ को माइनस करते हैं और वर्ड सही रहे, तो डायरेक्शन ही बदल देगा ना अगर हम यहाँ से करते हैं। हाँ। अगर बात समझ रहे होंगे शायद मैं इस तरह समझाऊँ, आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पूरा हाँ, जो वो वर्ड है वो यानी ऐसे अगर मैंने एक नाम लिखा है या कोई जुमला लिखा है, मेंटेनेंस लिखा है, तो उस मेंटेनेंस की ये क्या करेगा, ई एन पूरा रिवर्स कर देंगे, ये इसको ना करें, मेंटेनेंस लिखा हो लेकिन उसमें से माइनस वर्किंग करें, राइट साइड से लेफ्ट वर्किंग करें, ऐसा पॉसिबल है, यानी मेंटेनेंस जुमला वो फिर आपकी इंडेक्सिंग होगी। अच्छा मैं आप समझ लिया, अब मैं समझ गया, वो आपकी इंडेक्सिंग होगी, स्लाइसिंग नहीं होगी। बाकी क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी, स्लाइसिंग नहीं होगी। बताता हूँ मैं क्या मतलब है उसका। देखिए आप ये बोल रहे हैं कि समहाउ हम माइनस का यूज़ भी करें लेकिन मेरा वर्ड भी उसी मतलब उसी सीक्वेंस में हो, उसी ऑर्डर में हो, उसको अपोजिट भी ना करें, तो ये इससे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ आप माइनस का यूज़ करते हुए स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, नेगेटिव का यूज़ करते हुए हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। ज़रा समझिएगा इस बात को मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए टाइम भी हमारे पास कम बाकी है, बस इसको वाइंड अप करते हैं। सेंटेंस है, ठीक है, मैंने प्रिंट किया इसको। अभी ज़रा देखिए क्लास आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है। मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए स्लाइसिंग करनी है। मुझे क्या करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है। ज़रा जल्दी से बताएं, मुझे सिर्फ क्लास चाहिए, सिर्फ क्लास। नेगेटिव इंडेक्सिंग बताएं ज़रा क्या होगी। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा मेरा, -5 देखिए 2 नंबर बन रहे हैं, -6 और माइनस, देखिए देखिए जी -6 होगा, एक को कंसीडर नहीं करते ना, ठीक है, -6 देखिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ राइट से, अपने लिहाज से देखिएगा आप लोग। एस सॉरी फुल स्टॉप पे क्या आएगा, -1, एस पे -2, सेकंड वाले एस पे -3, -4, -5, -6 कहाँ पे आया, क्लास का सी पर आ गया, ठीक है। और -6 मुझे एक नंबर मिला और एक नंबर क्या मिल रहा है, -1, ठीक है। हाँ फुल स्टॉप जहाँ पर है, ठीक है। मुझे इन 2 नंबर की मदद से सिर्फ क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है, क्लास। अब क्या माइंड में आ रहा है, क्या लिखूंगा मैं, किस तरह से लिखूंगा इसको, जरा जल्दी से बताइएगा। स्टार्टिंग लिखेंगे आप -1, अगर मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स -1, सेंटेंस, क्या लिखूँ मैं, स्टार्टिंग इंडेक्स -1 कॉलन कॉलन -6 ऐसे लिखूंगा। हाँ भाई ऐसा लिखूंगा, ये गलत है, -6 से -1 ये गलत है। देखिए याद रखें, अभी मैंने डायरेक्शन पास करी इसको, समझिएगा बात को मेरी। क्या मैं इसको डायरेक्शन बता रहा हूँ, थर्ड नंबर की वजह से डायरेक्शन बता रहा हूँ, नहीं बता रहा। जब मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसको बोल रहा हूँ तुम -1 से चलो, कहाँ से चलो, -1 कहाँ मिलेगा इसको, इधर मिलेगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन क्या है इसकी बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट टू राइट। जब मैंने इसको -1 दिया, यहाँ ये फुल स्टॉप पे खड़ा हो गया, अब ये आगे जाएगा ना, क्या कहाँ जाएगा, आगे। मैं इसको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, मैं इसको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, और डायरेक्शन भी नहीं बता रहा मैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने -1 कॉलन -6 लिखा, -1 का मतलब क्या हुआ, तुम इधर फुल स्टॉप से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे जब खड़ा होगा ना, यहाँ से आगे जाएगा ये, क्योंकि डायरेक्शन इसकी बाय डिफॉल्ट क्या सेट हुई हुई है, लेफ्ट टू राइट जाएगा ये। अब मैं उसको बोल रहा हूँ तुम पीछे जाओ, अब मैं डायरेक्शन भी नहीं बता रहा, तो काम करेगा ये, नहीं करेगा ये काम। एग्जैक्टली हम अगर इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन यूज ही करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, -6 को पहले लिखेंगे, -1 को बाद में लिखेंगे। समझ पा रहे हैं बात को, थोड़ा फोकस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से इस चीज़ को देखिएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूँ यहाँ पे,
पहले इसका आउटपुट देखें, कुछ भी नहीं बताएगा हमें ये। क्यों? क्योंकि वो सीधी राइट साइड पे जाना चाह रहा है, ठीक है, मैं उसको लेफ्ट साइड का इंडेक्स बता रहा हूँ, और फिर मेरी गलती कि मैं उसको डायरेक्शन भी गाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका तरीका सही क्या होगा कि हम क्या करें, इसको कॉलन लिखें और -1 लिखें, आ गया। तो स्लाइसिंग आपकी अगर डायरेक्शन आप नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट चलती है। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भी दीजिए। अच्छा, ये बोलना चाह रहे थे यही आप? जवाब है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है भाई। तो इसको ज़रा रिकैप लाजमी कीजिएगा, ये आपका लिस्ट पे भी इस्तेमाल होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने लिस्ट स्टार्ट करनी है। असाइनमेंट जो भेजा आपने कहाँ पे डालना है? मैं उसका ना असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा पोर्टल पे, आप लोगों ने पोर्टल पे सबमिट कराना होगा वो। जी इसकी बना दो। हाँ, आपको अपलोड करना हो, गाइड में कर दूंगा ग्रुप पे ना, आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। और असाइनमेंट भी दूंगा मैं आप लोगों को ज़रा, ठीक है। थोड़ी बढ़ा दीजिएगा डेडलाइन। नेक्स्ट वीक करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीक की डेडलाइन है। क्या हमारे इंटरप्शन से अगर क्लासेस की यानी डिले हो रही है ना, तो आप पहले बीच में बोल दिया करो स्टूडेंट को कि भी नहीं सही है, कोई मसला नहीं है। बल्कि क्वेश्चन नहीं कोई मसला नहीं, क्वेश्चन आते हैं ना तो और अच्छे से ना क्लियरिटी आ पाती है, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। वरना मैं तो अपने लिहाज से बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो बच्चे समझ पा रहे हैं। अब लेकिन क्या, जब क्वेश्चन आए ना फिर मुझे पता चलेगा अच्छा उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई है, मुझे पॉइंट डिस्कस करना चाहिए था, फिर वो दोबारा से पॉइंट डिस्कस हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, मसला नहीं है उसका कोई।